हेलो एवरीवन, दिन आपकी ये केमिस्ट्री की पार्ट सेकंड नंबर की यानी पार्ट 2 नंबर की मैराथन होने वाली है। तो अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के लिंक में या कह सकते हो आपका जो लिंक होता है वहाँ पे आई बटन पे क्लिक कर लो या लिंक पे क्लिक कर लो, आपको वीडियो मिल जाएगी पार्ट 1 की। उसे भी देखकर आप इस वीडियो को फॉलो वॉच कीजिए। और इस वीडियो में जो आपके क्वेश्चन का भंडार होने वाला है, यानी कह नहीं सकते आपका 400 के 500 के यानी 300 से आपको ऊपर ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और इसका जो PDF है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, अपलोड कर दूंगा, वहां पे जाकर आप उसे ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। दिन पहले नंबर का आपका क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक फॉर्मूला आपका क्या होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन, पहले हम सिंपली स्टार्ट करेंगे, देन आपका बेसिक से आता रहेगा और आपको टफ बेसिक यानी बेसिक टू एडवांस, बेसिक मॉडरेट फिर एडवांस में हम बढ़ते चलेंगे। तो पहला आपका क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक फॉर्मूला क्या है। तो H2SO4 जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक फॉर्मूला हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे है कि कौन सा नियम यह कहता है कि स्थिर तापमान पर गैस की नियत मात्रा का आयतन वॉल्यूम यानी दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये कौन कहता है, कौन सा नियम कहता है? तो आपको कौन कहते हैं? बायल का नियम जो है वो इसका उदाहरण देता है, एग्जाम्पल देता है। अभी आपको इसका सोल्यूशन भी आगे मिल जाएगा, आप डोंट वरी, परेशान मत होइए। ये बायल का नियम क्या है सब आपको डिटेल में पता चल जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी धातु एक द्रव है, यानी द्रव है इनमें से कौन सा है? तो पारा जो है वो आपका लिक्विड में आता है, जबकि सोडियम जो ठोस होता है, सॉलिड होता है। यानी जैसे ईंट नहीं होती है, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, तो उसी टाइप का आपका सोडियम होता है। एल्यूमिनियम भी आपका धातु है, मेटल है, तो एल्यूमिनियम भी आपका सॉलिड अवस्था में होती है और जस्ता भी आपका सॉलिड होता है। तो इसमें सिर्फ चार ऑप्शन में से पारा जो है यानी मरकरी, मरकरी को डिनोट किससे किया जाता है? तो Hg, यानी Hg से हम डिनोट करते हैं मरकरी को। देन आगे बढ़ते हैं, और पारा ही एक ऐसा लिक्विड है जिसमें लोहा भी आपका तैर सकता है, क्योंकि पारे की जो डेंसिटी है वो लोहे से भी क्या है, अधिक है। देन आगे यहाँ पे फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को आमतौर पर जाना जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को आमतौर पर किस रूप से जाना जाता है? तो खाने के सोडे के रूप में हम जानते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो NaHCO3, यानी NaHCO3 आपका केमिकल फॉर्मूला होता है किसका? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल जो फॉर्मूला होता है वो NaHCO3 होता है। देन ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर के क्वेश्चन का। देन आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे स्थायी चुंबक जो है परमानेंट मैग्नेट जो है किससे बनाया जाता है? तो स्थायी चुंबक बनाना किससे बनाया जाता है? तो स्थायी चुंबक आपका कोबाल्ट से बनाया जाता है। किससे? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी स्थायी चुंबक जो है परमानेंट चुंबक जो है वो किससे बनाया जाता है? तो कोबाल्ट से आपका बनाया जाता है। देन आपके आगे बढ़ते हैं हम, सिक्स्थ नंबर का आपका क्वेश्चन है यहाँ पे कि जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया एमीन और KOH के साथ कराई जाती है तो प्राप्त क्या होता है? तो हमें क्या प्राप्त होता है? दुर्गंध, यानी दुर्गंध से गैस आपकी निकलती है जो बहुत ही तीक्ष्ण होती है, बहुत ही यानी गंदी सी बदबू आती है उसकी। तो जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया एमीन और KOH के साथ कराई जाती है तो प्राप्त क्या होता है? तो हमें दुर्गंध युक्त आपकी एक गैस प्राप्त होती है। दिन सातवें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न अभिक्रिया में उत्पाद क्या होगा? तो ये बेंजीन के साथ CH2 आपका ऐड हुआ है और यहाँ पे NBS इक्वल टू यहाँ पे पहला आपका जो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी बेंजीन के साथ ब्रोमाइड लग जाएगा, आपका क्या लग जाएगा कि हेलोजन आपका लग के फाइंड हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं, आठवें नंबर का क्वेश्चन है कि N ब्यूटेन को आइसोब्यूटेन में किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? तो N ब्यूटेन को हमें आइसोब्यूटेन में किसके द्वारा परिवर्तित कर सकते हैं? तो AlCl3 द्वारा हम परिवर्तित कर सकते हैं। आठवें नंबर का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन है कि मीथेन और एथेन दोनों किससे एक पद में प्राप्त किए जा सकते हैं? तो कह रहा है मीथेन और एथेन जो है किससे एक पद में प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आइए हम आगे, यानी यहाँ पे अभी नाइन्थ वाला आगे ऑप्शन है आपका, नाइन्थ का ऑप्शन ये रहा। तो ये किससे प्राप्त होता है? CH3I से आपका, यानी CH3I से वो प्राप्त हो जाता है। आइए हम सॉल्यूशन देख लेते हैं पहले क्वेश्चन से लेकर। तो पहले क्वेश्चन का आपको पहला क्वेश्चन क्या था? तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? तो H2SO4 होता है क्या? यानी यहाँ पे H4 नहीं, यहाँ पे H2 कर लो, H2SO4 आपका राइट लिखा हुआ है। देन सेकंड नंबर का क्वेश्चन, बायल का नियम क्या कहता है? अभी मैंने कहा था ना सॉल्यूशन के लिए आप डोंट वरी, परेशान मत होइए। तो बायल का नियम डॉट डॉट क्या, बायल का नियम क्या कहता है? तो स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित द्रव्यमान का दाब उसके आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही क्या हो जाएगा? इसका बायल का नियम हो जाता है, यानी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। उसके बाद आगे थर्ड नंबर का एक्सप्लेनेशन है कि पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव के रूप में पाई जाती है और इसका अयस्क क्या है? शून्य बार जो है, यानी अयस्क पूछा जाता है लगभग, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि अयस्क आपके एग्जाम में आते हैं, अयस्क पूछा जाता है। इसका और क्या है? यानी और भी लिखा रहेगा, अगर इंग्लिश में देखा जाएगा तो वो और, यानी और में लगा रहेगा और
और अयस्क यानी पारे का अयस्क क्या हो जाएगा, तो Ca बार जो है पारे का अयस्क हो जाएगा। उसके बाद 4th नंबर का जो सॉल्यूशन दिया हुआ है यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया। का दूसरा नाम बेकिंग सोडा है, इसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। देन 5 का ऑप्शन ए राइट था। 6th नंबर का यहाँ पे देख लो आप C2H5NH2 प्लस CHCl3 प्लस का 3KOH गिव्स आउट C2H5 सिंगल बॉन्ड N और ट्रिपल बॉन्ड आपका C प्लस का 3KCl प्लस का 3H2 आपका एथिल आइसोसाइनाइड दुर्गंध युक्त आपका यौगिक प्राप्त होता है। अब ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला हो जाएगा नहीं C2H5N2 यानी NH2 जब इसकी क्रिया एमीन के साथ कराई जाती है, एमीन का फॉर्मूला हो गया CHCl3 और 3KOH जो हो गया वो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो आपको यहाँ भी 3 फॉर्मूले भी याद हो गए, यानी आपका किसका है ये, तो ये आपका हो जाएगा किसका, यानी किसका फॉर्मूला था, क्लोरोफॉर्म का आपका फॉर्मूला ये हो गया, और ये एमीन का फॉर्मूला हो गया CHCl3 और ये हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। तो इसका कह रहा है यानी NBC का कहाँ गया, यहाँ पे अभी लिखा था NCB ऐसे कुछ था, NCB करके था। तो एसिल आइसोसाइनाइड नामक दुर्गंध युक्त आपकी गैस वो प्रोड्यूस करता है। देन आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर के, देखो वहाँ पे MDS लिखा। NBS एक सिलेक्टिव ब्रोमीनीकरण अभिकर्मक है क्योंकि यह सामान्यतः एथिलीनिक यौगिकों का एलाइकिक यानी एलाइकिक स्थिति पर ब्रोमीनीकरण करता है। देन यहाँ पे 8वें नंबर का सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से कि CH3 CH2 CH2 CH3 आपका सिंगल बॉन्ड और निर्जल AlCl3 के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो आइसोब्यूटेन बनाता है। क्या बनाता है, आइसोब्यूटेन यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड फिर CH3 यानी CH3 अगर जुड़े हों चारों तरफ से तो आपका वो क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन हो जाएगा। देन 9th नंबर का सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है कि CH3I प्लस का 2H 2 हाइड्रोजन गिव्स आउट Zn और HCl की उपस्थिति में क्रिया करेंगे तो CH4 प्लस का HiO निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन आपका कुछ इस प्रकार से दिया है, आपको समझ लेना। देन आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, आगे आपको कौन सा दिया हुआ है, यानी 10th नंबर का क्वेश्चन जो था ये 70 नंबर का लिखा। मैंने आपको कितनी बार बताया वीडियो में कि 70 का है तो पार्ट वाइज रहता है ना, जैसे प्रैक्टिस सेट चल रही है तो उसमें आपको पहला फिजिक्स रहता है, फिर उसके बाद मैथ रहता है, उसके बाद केमिस्ट्री आता है। तो ये 70 नंबर का वहीं से दिखाता है आपका। देन आपका 10th नंबर का क्वेश्चन है कि एक गैसोलीन के नमूने में 81% आइसो ऑक्टेन एवं 19% एन हेप्टेन है, इसकी ऑक्टेन संख्या कितनी होगी, तो हो जाएगी 81। कितनी होगी आपकी, तो 81 एन हेप्टेन ऑक्टेन की संख्या इसमें हो जाएगी 81। देन आगे बढ़ते हैं, मैं आपको यहाँ पे 11 नंबर का क्वेश्चन है कि अभिक्रिया H2S प्लस H2O2 गिव्स आउट 2H2O प्लस S क्या दर्शाती है, तो H2O2 की ऑक्सीकारक क्रिया जो है वो दर्शाती है आपका ये वाली अभिक्रिया। देन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 12 नंबर का क्वेश्चन कि हीरा उदाहरण है, तो हीरा जो है किसका उदाहरण है, तो सहसंयोजक ठोस का यानी सहसंयोजक सॉलिड का उदाहरण आपका कौन सा हो जाएगा एग्जाम्पल, तो आपका डायमंड हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे 13 नंबर का क्वेश्चन है कि गैसों का अणुगति सिद्धांत निम्न को आधार प्रदान करता है, तो चार्ल्स व बायल का जो नियम है वो गैसों के अणुगति सिद्धांत पर आपका वेरीफाई करता है, सही उतरता है। देन आगे यहाँ पे 14 नंबर का क्वेश्चन है 14th नंबर, एक रासायनिक क्रिया का वेग कैसा होता है, तो अभिक्रिया के बढ़ने के साथ वो क्या होता जाता है, तो घटता जाता है लगातार। तो अभिक्रिया के बढ़ने के साथ एक रासायनिक क्रिया का वेग जो है वो घटता जाता है। देन यहाँ पे 15 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, तो अभिक्रिया की जो दर है वो किस पर निर्भर करती है, तो अभिकारकों के सांद्रण पर आपका निर्भर करती है अभिक्रिया की दर। रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है वो किस पे निर्भर करता है, तो अभिकारकों के सांद्रण पर नियंत्रण या मतलब नियंत्रित या निर्भर करता है। उसके बाद यहाँ पे 16 नंबर का क्वेश्चन है कि श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या डॉट एल्केन्स का क्वथनांक बढ़ता है, तो श्रृंखला में बताना है कार्बन परमाणुओं की संख्या एल्केन्स का डॉट क्वथनांक बढ़ता है, तो बढ़ने से यानी श्रृंखला में जो कार्बन परमाणुओं की संख्या लगातार बढ़ने से एल्केन्स का क्वथनांक बढ़ता है। देन यहाँ पे 17 नंबर का आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार से है कि मार्स गैस में मुख्यतः क्या होता है, तो मार्स गैस को किस अदर नाम से जाना जाता है, तो CH4 को ही मार्स गैस कहा जाता है। किसको, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नोट करके रखना है। तो मार्स गैस को CH4 के नाम से जाना जाता है। देन आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल गया 10th नंबर से, तो ऑक्टेन संख्या आइसो ऑक्टेन के प्रतिशत से संबंधित है, क्योंकि आइसो ऑक्टेन 81% है इसलिए ऑक्टेन संख्या क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। देन यहाँ पे 11 नंबर का सॉल्यूशन लिखा हुआ है कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है, 11 नंबर का जो आपका क्वेश्चन था। यहाँ पे उसके बाद 12 नंबर का सॉल्यूशन लिखा हुआ है कि हीरा एक संयोजी ठोस है जिसमें संगठक कण परमाणु होते
होते हैं। उसके बाद आगे 73 का यानी 13 नंबर का सी आपका ऑप्शन राइट हो गया था। देन 14 नंबर का क्वेश्चन कि अभिक्रिया की दर समय के साथ लगातार घटती जाती है। अभिक्रिया की दर जो है वो अगर समय बढ़ रहा है तो उसकी जो क्रिया हो जाएगी, दर जो हो जाएगी, अभिक्रिया की दर जो हो जाएगी वो लगातार घटती जाएगी। देन आगे यहाँ पे 15 नंबर का क्वेश्चन है कि अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। देन यहाँ पे 15 का डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसका 16 नंबर का आपका यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है कि हाइड्रोजन का डॉट डॉट यानी हाइड्रोजन का द्रव्यमान अपॉन यौगिक का द्रव्यमान मल्टीप्लाई क्या करा देंगे 100। यहाँ पे परसेंटेज निकालना है हमें CH4 को। CH4 का मार्स के नाम से जाना जाता है, मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4/16 इंटू 100 तो आपका 25% निकल आएगा कितना, जबकि क्वेश्चन नहीं था, अलग कोई था। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं पहले, यानी यहाँ पे 77 नंबर का क्वेश्चन हो गया था। तो मार्स गैस अब आया यहाँ पे। मार्स गैस मुख्यतः मीथेन में होती है। किस में होती है? तो मार्स गैस किस में पाई जाती है? तो मीथेन में पाई जाती है मुख्यतः, मुख्य रूप से जो का मेनली जो है मीथेन में पाया जाता है। देन यहाँ पे लिखा हुआ 18 नंबर क्वेश्चन पहले हम पढ़ते हैं 18 नंबर का। तो वह धातु जो तीनों डोलोमाइट, मैग्नेसाइट तथा कार्नेलाइट से प्राप्त की जा सकती है उसे क्या कहते हैं? तो मैग्नीशियम होती है। कौन सी धातु होती है जो तीनों विधि से, तीनों प्रोसेस से फाइंड की जा सकती है? डोलोमाइट से, मैग्नेसाइट से तथा कार्नेलाइट से, तीनों से, तो हो जाएगा मैग्नीशियम आपका। देन आगे यहाँ पे बढ़ते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है? तो इन चारों ऑप्शन में से जिप्सम जो है वो मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आपका जो 20 नंबर का क्वेश्चन है कि जब चूना पत्थर को गर्म करते हैं तो CO2 मुक्त होती है और धातु कर्म में इस प्रक्रम को क्या कहा जाता है? तो निस्तापन क्या कहते हैं उसे? तो उसे निस्तापन कहा जाता है। तो आपका 20 का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा हुआ है, देख लीजिए आप। तो डोलोमाइट का सूत्र क्या होता है? MgCO3 COCO3। और मैग्नेसाइट का क्या होता है? MgCO3। और कार्नेलाइट का क्या हो जाएगा? तो KCl MgCl2 और 6H2O। ये आपका कार्नेलाइट का फॉर्मूला, यानी तीनों ऑप्शन का जो है वो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। देन यहाँ पे 19 नंबर का सॉल्यूशन दिया हुआ है कि जिप्सम CaSO4.2H2O। अब यहीं पे मैंने उस दिन बताया था कि प्रीवियस वीडियो में मैंने करवाया था कि CaSO4 × 2H2O का लिखा है तो जिप्सम का फॉर्मूला हो गया। और कैल्शियम का अयस्क है, तो जिप्सम जो है किसका अयस्क है? तो कैल्शियम, यानी यहाँ पे लिख दिया जाएगा Ca जो है वो कैल्शियम का अयस्क हो जाएगा। अगर यहीं पे CaSO4 इंटू अगर क्या लिखा हुआ है, हाफ लिख दिया गया है, हाफ H2 है, यानी वो 2 को हाफ कर दिया गया, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान में रखना, क्योंकि ऑप्शंस में दोनों दे देता है तो आप बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है। तो जिप्सम का होगा इसमें 2H2O होगा, और जो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का होगा उसमें हाफ H2O होगा। उसके बाद आगे यहाँ पे लिखा हुआ है डोलोमाइट CaCO3 और .MgCO3, ये डोलोमाइट का फॉर्मूला है। और मैग्नेसाइट का हो जाएगा MgCO3 एवं कार्नेलाइट का हो जाएगा KCl.MgCl2.6H2, कार्नेलाइट का आपका फॉर्मूला हो जाएगा। और ये सारे क्या है? मैग्नीशियम के अयस्क हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 20 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है इधर कि CaCO3 गिव्स आउट CaO+ का CO2 जो है ये आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे वायु की अनुपस्थिति में अयस्क का गर्म करना निस्तापन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यानी यहाँ पे 21 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से एक सत्य कथन आपको चुनना है। तो निम्न में से हमें सत्य कथन बताना है। सत्य कथन आपको कौन सा हो जाएगा? तो सभी जो अयस्क हैं वो खनिज हैं। क्या हो जाएंगे? सभी अयस्क जो हो जाएंगे वो खनिज हो जाएंगे। यहाँ पे इसके बाद 22 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लेड का अयस्क नहीं है। तो जो सीसा का है उसका अयस्क कौन सा नहीं है? तो कैलामाइन जो है वो शीशे का अयस्क नहीं है। देन यहाँ पे 13 नंबर का क्वेश्चन है कि धातुएं हैं, तो धातुएं आपकी क्या हो जाएंगी? तो धातुएं वैद्युत धनात्मक होती हैं। क्या होती हैं? तो धातुएं जो होती हैं वो वैद्युत धनात्मक होती हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम चौथे नंबर का क्वेश्चन पे है। यहाँ पे चौथा नहीं 24 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु का अस्थायी कार्बोनेट है? यानी किस धातु का जो अस्थायी कार्बोनेट है तो हो जाएगा सोडियम, यानी Na का जो है वो अस्थायी कार्बोनेट है। देन आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे 25 नंबर का क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन का रंग होता है। तो हाइड्रोजन का रंग इनमें से कैसा होता है? तो इसमें से न काला होता है, न पीला होता है, न नारंगी होता है। आपका इनमें से कोई नहीं होता है। आइए भी हम आगे सॉल्यूशन में देखेंगे कैसा होता है। देन यहाँ पे 26 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में से उपधातु यानी मेटलॉइड क्या है? तो उपधातु इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो Ge यानी जर्मेनियम जो है वो उपधातु की श्रेणी में आएगा, यानी मेटलॉइड उसे कहा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 27 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रंगीन लवण
कौन बनाता है? तो रंगीन जो लवण है वो कौन बनाते हैं? संक्रमण जो तत्व हैं वो आपके रंगीन यानी कलरफुल कह सकते हो एलिमेंट बनाते हैं, लवण बनाते हैं, तत्व बनाते हैं। देन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है कि क्या लिखा हुआ है कि क्वाइनेज सिक्का धातुएं हैं। तो क्वाइनेज जो है वो सिक्का धातुएं हैं। किसकी धातुएं हैं? तो कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड से मिलाकर आपके क्वाइनेज जो सिक्के हैं वो बनाए जाते हैं। देन यहाँ पे लिखा हुआ 29 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से किस परीक्षण में भूरी वलय प्राप्त होती है? तो नाइट्रेट के परीक्षण में आपके भूरी वलय जो है वो प्राप्त की जाती है, फाइंड की जाती है। देन यहाँ पे लिखा हुआ है 30 नंबर का क्वेश्चन कि बम्बई, कलकत्ता इत्यादि महानगरों में प्रमुख वायुमंडलीय प्रदूषक कौन कौन से हैं? तो वो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड जो हो जाएगा वो प्रमुख वायुमंडलीय प्रदूषक के कारण है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 31 नंबर का क्वेश्चन है कि यह कहा जाता है कि ताज नष्ट हो रहा है। तो ताजमहल है वो नष्ट हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो मथुरा के तेल शोधक कारखाने से निकलने वाले वायु प्रदूषकों के कारण। जो वायु प्रदूषक जो गंदगी होती है वो उस पर जमने लगती है पत्थर पे, तो वो काला दिखाई पड़ने लगेगा कुछ दिन बाद, इसीलिए आपका कहा जा रहा है कि जो ताजमहल है वो नष्ट होता जा रहा है। देन यहाँ पे उसके बाद 32 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन जलीय प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो इनमें चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कौन सा जो है जलीय प्रदूषण का प्रमुख कारण हो जाएगा। तो अपमार्जक जो है जो हम पानी में फेंक देते हैं, जो गलते नहीं हैं, जो सड़ते नहीं हैं, जैसे पन्नी हो गया, अपमार्जक कह सकते हो, कुछ भी हो गया, पॉलीथीन वगैरह कुछ भी हो गया, वो आप पानी में फेंक दोगे तो वो सड़ेगी है नहीं, उसमें गंदगी यानी कीड़े मकोड़े सब उसमें पनपेंगे, तो वो आपका जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 33 नंबर का क्वेश्चन कि उष्मा की यांत्रिक तुल्यांक की एसआई इकाई क्या होती है? तो जूल प्रति कैलोरी क्या होती है? तो उष्मा की यांत्रिक तुल्यांक की जो एसआई इकाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? जूल प्रति कैलोरी। उसके बाद यहाँ पे 34 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी गैस के 1.16 ग्राम का एसटीपी पर आयतन 1 लीटर है, तो यह गैस कौन सी होगी? तो C2H2 होगा। कौन सा होगा? तो C2H2 होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे आपका क्या लिखा हुआ है यानी 35 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि किसी ईंधन में 25% एन-हेप्टेन तथा 75% आइसोऑक्टेन है तो इस ईंधन का जो ऑक्टेन नंबर है कितना हो जाएगा? तो आपका 75 हो जाएगा, नहीं 75 उसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं आपका जो 35 नंबर का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब आपका सॉल्यूशन मिल गया यानी एक क्वेश्चन से, तो पहले क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन लिखा हुआ है पहले का, नहीं यानी 31 नंबर का जो क्वेश्चन था या 21 नंबर का कह सकते हो जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि सभी खनिज व्यावसायिक रूप से धातुओं के निष्कर्षण के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। इस प्रकार सभी अयस्क खनिज होते हैं किंतु सभी खनिज जो हैं वो अयस्क नहीं होते हैं। देन यहाँ पे आपका 22 नंबर का जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि गैलेना PbS और एंग्लेसाइट PbSO4, कैलामाइन ZnCO3, सेरूसाइट PbCO3 यानी 4 जो है यहाँ पे इसका आपको सोल्यूशन करना है। जो आपका केमिकल नेम जो सोल्यूशन नहीं करना, आपका जो केमिकल नेम है इसे याद कर लेना है, यहाँ से आपको याद भी हो जाएगा इस ईजिली। तो गैलेना का हो जाएगा PbS हो जाएगा, कैलामाइन का ZnCO3 आगे आपका लिखा है उसे याद कर लेना। उसके बाद आगे यहाँ पे जो 23 नंबर का उसका सोल्यूशन दिया हुआ है कि धातु विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन खोने तथा पॉजिटिव आयन निर्मित करने की प्रवृत्ति होती है। जैसे यहाँ पे Na इक्वल टू क्या हो जाएगा? Na पॉजिटिव प्लस का इलेक्ट्रॉन निगेटिव, यानी इसने अपना, इसके पास अगर पॉजिटिव है तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो त्याग दिया है, खो दिया है। देन यहाँ पे 24 नंबर का सॉल्यूशन लिखा हुआ है कि जब कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो ये अपघटित होकर ऑक्साइड बनाते हैं और सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट अपघटित नहीं होते हैं। जैसे जैसे समूह में हम नीचे जाते हैं कार्बोनेटों का विघटित होना कठिन होता जाता है। उसके बाद यहाँ पे 25 नंबर का सॉल्यूशन या रंगीन गैस है, कौन सी हो जाएगी आपका? तो जो आपका कौन सा यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन का रंग क्या होता है, हाइड्रोजन कैसा होता है? तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल गया है। तो हाइड्रोजन का रंग क्या होता है? तो रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका 26 नंबर का सॉल्यूशन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो C और Si अधातु हैं और Pb जो है वो क्या हो जाएगा? यानी जो यहाँ पे हो जाएगा कार्बन और सिलिकॉन है ये। उसके बाद यहाँ पे जर्मेनियम लिखा हुआ है, तो जर्मेनियम क्या हो जाएगा? तो अधातु हो जाएंगी, जबकि आपका जो लेड है वो आपका धातु की श्रेणी में आएगा। देन यहाँ पे आपका 27 नंबर का सॉल्यूशन दिया हुआ है कि संक्रमण तत्व डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण रंगीन लवण बनाते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पे
कौन सा क्वेश्चन, यानी 28 नंबर का क्वेश्चन है कि कॉपर, सिल्वर एवं गोल्ड तीनों का उपयोग सिक्के बनाने में किया जाता है। उसके बाद आपका यहाँ पे 29 नंबर का सॉल्यूशन लिखा हुआ है कि लवण विलयन एवं FeSO4 विलयन के मिलन बिंदु पर सांद्र H2SO4 के साथ एक भूरी वलय यानी FeSO4.NO प्राप्त होती है, भूरी वलय प्राप्त होती है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यानी आपका उस क्वेश्चन है 30 नंबर का, 30 का ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। देन यहाँ पे 31 का जो सॉल्यूशन दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, आगरा के ताजमहल के पीलेपन और कालेपन का कारण SO2 और दूसरे प्रदूषण हैं जो मथुरा रिफाइनरी के द्वारा मुक्त किए जाते हैं। तो ताजमहल का जो काला होना और पीला पड़ना वो किसका उदाहरण हो जाएगा, तो आपका जलवायु जो यानी जल का प्रदूषण है उसकी वजह से जो आपके यानी प्रदूषण के कारण जो हो जाएगा, फैक्ट्रियाँ जो चलती हैं उनसे धुएँ निकलते हैं, तो काले काले धुएँ वो आके उस पर जम रहे हैं, इसीलिए वो आपको काला पड़ता जा रहा है। देन यहाँ पे आपका किस नंबर का, नहीं 34 नंबर का जो सोल्यूशन दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से कि STP पर 1 लीटर गैस का भार 1.16 ग्राम है, कितना हो जाएगा, तो 1.16 ग्राम हो जाएगा। तो STP पर 22.4 लीटर गैस का भार कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 26 के आसपास आपका अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। या अणुभार दर्शाता है कि यौगिक C2H2 हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे 35 नंबर का सॉल्यूशन लिखा हुआ है, सॉल्यूशन कि ऑक्टेन संख्या आइसो ऑक्टेन एवं एन हेप्टेन के मिश्रण में आइसो ऑक्टेन का आयतन द्वारा प्रतिशत है जिसमें समान अपस्फोटित गुण होते हैं, और दिया है ईंधन 25%, एन हेप्टेन प्लस 75%, आइसो ऑक्टेन इसीलिए ऑक्टेन संख्या आपका 75, क्योंकि आइसो ऑक्टेन जो है कितना है वो आपका 75% है। देन आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, अगला हम क्वेश्चन अब पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका 36 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि CH2 डबल बॉन्ड CHCl तथा HCl की क्रिया से क्या बनता है, तो वो बनता है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CHCl, तो आपका बनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे 37 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो समस्थानिकों में हमें बताना है न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी वो एक समान हो सकती है और कोई भी नहीं हो सकता है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों का हो जाएगा। देन यहाँ पे आपका 38 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वह गैस कौन सी है जो भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में लीक हुई थी, तो हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है वो आपकी गैस थी, कौन सी हो जाएगी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे 39 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से क्या धातु नहीं है, तो इनमें से बताना कौन सी धातु नहीं है, तो जस्ता आपकी धातु है, पारा आपका धातु है, फॉस्फोरस भी आपका धातु है, तो टंगस्टन है वो आपका धातु नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आपका जो 40 नंबर का 40 नंबर का क्वेश्चन हो गया कि एक परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन की संख्या उसके डॉट डॉट के बराबर होती है, तो किसके बराबर होती है, आणविक संख्या के बराबर होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है नहीं 36 नंबर के क्वेश्चन से, तो B इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 36 का आपका B ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl और गिब्स आउट आपका HCl की उपस्थिति में CH3 बन रहा है और डॉट सिंगल बॉन्ड CH बन रहा है, और इसी में से Cl यानी क्लोरीन दो देखो ऊपर निकल के आ रहे हैं। उसके बाद आप इसका आगे यहाँ पे लिखा है मार्कोनी-कॉफ नियम के अनुसार अभिकर्मक का H परमाणु उस कार्बन परमाणु पर जाता है जो अधिक हाइड्रोजनीकृत होता है। उसके बाद यहाँ पे जो 39 नंबर का सॉल्यूशन है कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि फॉस्फोरस धातु नहीं है, फॉस्फोरस के 3 प्ररूप हैं, लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस और काला फास्फोरस, जो आपका ये हो जाएगा राइट एक्सप्लेनेशन। उसके बाद यहाँ पे 40 नंबर के क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि परमाणु संख्या किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को व्यक्त करती है और किसी आवेश रहित परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। देन आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, फिर आपका 41 नंबर का क्वेश्चन, अब 41 नंबर से हम शुरुआत करेंगे। तो ग्लूकोज किसका एक प्रकार है, तो ग्लूकोज जो है वो हेक्सोज शर्करा का एक प्रकार हो जाएगा। तो ग्लूकोज आपका हेक्सोज शर्करा का एक प्रकार हो जाएगा, नहीं ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका, तो आपका 41 नंबर के क्वेश्चन का। यहाँ पे उसके बाद 42 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ही क्या कहा जाता है, तो शुष्क बर्फ कहा जाता है जब आपका वो ठोस अवस्था में रहती है, तो उसे ही शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है यानी जो कौन सा यानी 43 नंबर का क्वेश्चन है कि दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा हो जाएगा, तो रेनिन हो जाएगा। कौन सा एंजाइम हो जाएगा, तो रेनिन नहीं, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा हो जाएगा, तो रेनिन हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आपका जो 44 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा
पदार्थ प्लास्टिक है, तो इन सब में से बताना कौन सा पदार्थ जो है आपका वो प्लास्टिक हो जाएगा। तो मृत्तिका जो है वो प्लास्टिक है। देन आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम किस नंबर पे, 45 नंबर के क्वेश्चन पे। तो वह यौगिक जो क्षार व आयोडीन के साथ आयोडोफॉर्म नहीं बनाता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो डाई एथिल कीटोन के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 46 नंबर का क्वेश्चन कि क्लोरीन एथेनॉल के साथ क्रिया करके क्या देता है। तो क्लोरीन जो है एथेनॉल के साथ क्रिया करके आपका क्लोरल देता है। क्या देता है, तो क्लोरल। यहाँ पे 46 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है अगला 47 नंबर का क्वेश्चन है कि DDT का पूरा नाम क्या हो जाएगा। तो 1,1,1 ट्राईक्लोरो 2 और 2 बिस यानी पी क्लोरोफेनिल एथीन हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बड़ा नाम है तो आपको याद कर लेना है। यहाँ पे जो आपका 47 नंबर का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे 48 नंबर का क्वेश्चन आपका है कि ब्यूटाइन 1 में उपस्थित अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी। तो हो जाएगी 3। कितनी हो जाएगी, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो आपका 48 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 49 यानी कौन सा हो जाएगा 49 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित अभिक्रिया का उत्पाद क्या हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3 अगर किसी गिब्साउट की तुलना में वो जल अपघटन हो रहा है तो क्या आपका बनेगा, यहाँ पे बीच में जो अभिक्रिया का उत्पाद जो बनेगा वो कितना बन जाएगा, CH3COOH जो है और प्लस HOOC CH2 और CH3 इसका उत्पाद बन जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे 50 नंबर का क्वेश्चन कि मीथेन से निम्न का संबंध नहीं है। तो मीथेन जो है वो प्रोड्यूसर गैस से संबंध नहीं है बल्कि जो है मार्स गैस को मीथेन गैस के नाम से जानते हैं। प्राकृतिक गैस भी कहा जाता है मीथेन को, कोल गैस भी कहा जाता है मीथेन को। उसका प्रोड्यूसर गैस क्या होती है, तो CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस का N2 जब ऐड हो जाता है तो वो क्या होता है, प्रोड्यूसर गैस हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे 51 नंबर का क्वेश्चन है। 51 नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है नहीं, यहाँ पे कहाँ से देखना है, हमें 55 नंबर के क्वेश्चन से सोल्यूशन देखना है। तो यानी यहाँ पे भी 55 नंबर हमने पढ़ा नहीं शायद, अभी नहीं इसका था, ये रहा, कहाँ गया इधर का। देन यहाँ पे आपका 51 नंबर छोड़ के यानी यहाँ पे 55 नंबर का सोल्यूशन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 गिब्स आउट NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपस्थिति में और आयोडीन की उपस्थिति में आपका पीला अवक्षेप नहीं प्राप्त होता है। यानी यहाँ पे आपका कुछ सोल्यूशन इस प्रकार से, यानी ये आपका दिया हुआ है कि पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। यानी यहाँ पे इसका सोल्यूशन नहीं दिया, क्वेश्चन शायद कट गया, इस वजह से मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, चलिए हम आगे देखते हैं। यानी यहाँ पे सारे को आपके क्वेश्चन हट गए हैं तो आगे देखते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ से आगे आपका 70 नंबर का ये रहा आपका, इसका जो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया पीछे वाले का, तो ये लिखा आपका 70 नंबर का हम सॉल्यूशन देखते हैं। वहाँ पे आपका कट गया, चलो कोई बात नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन है अभी आगे। तो यहाँ पे जो आपका कौन सा था, यानी पिछला भी 50 नंबर का क्वेश्चन था। तो मार्स गैस प्राकृतिक गैस एवं कोल गैस में होता है, किंतु प्रोड्यूसर गैस CO एवं मिश्रण है किसका, तो N2 यानी नाइट्रोजन का आपका मिश्रण हो जाता है। तो यहाँ पे CO + 4N2 आपका प्रोड्यूसर गैस निकल के आती है। देन यहाँ पे 51 नंबर का जो सोल्यूशन दिया हुआ था वो कुछ इस प्रकार से है। यानी यहाँ पे CH3 यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिया है प्लस और Cl और यहाँ पे 71 नंबर लिखा हुआ इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब आगे हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद ये हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे कौन सा आपका क्वेश्चन हो जाएगा ये, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 51 नंबर के क्वेश्चन से। तो यहाँ पे आपका 51 नंबर, चलो यहाँ से शुरू करते हैं। तो ल्यूसाइड का संरचना सूत्र कौन सा हो जाएगा, तो ल्यूसाइड का संरचना सूत्र आपका हो जाएगा CHCl डबल बॉन्ड CHAsCl2 हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं हम 52 नंबर के क्वेश्चन पे। यदि NaCl को जल में घोलें तो सोडियम आयन होता है, तो क्या होता है, जल योजित हो जाता है। देन आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे जो आपका 53 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा बंध जो है प्रबलतम है, तो ब्रोमाइड के जब फ्लोरीन के साथ जो बंध बनता है वो आपका सबसे प्रबलतम बंध माना जाता है। उसके बाद आपका बढ़ते हैं हम 54 नंबर के क्वेश्चन पे। तो नाभिक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की गति कितने क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन के चारों यानी नाभिक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाती है। देन यहाँ पे आपका 55 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बोर के अनुसार निम्न में से किसके मान विविक्त होते हैं, तो
तो गतिज ऊर्जा के मान जो है वो विविक्त हो जाते हैं। अब यहाँ पे पीछे इसका सोल्यूशन लिखा हुआ है, ये देखो आपका कौन सा, तो ल्यूसाइड का संरचना सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस और ClAsCl2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बन गया आपका ल्यूसाइड यानी लेविसाइड कह सकते हो उसे, CHCl और डबल बॉन्ड CHAsCl2 हो जाएगा। तो लेविसाइड मस्टर्ड गैस से अधिक जहरीली है और द्वितीय विश्व युद्ध में उपयोग की गई थी। देन यहाँ पे आपका 52 नंबर का सोल्यूशन दिया हुआ है कि जब सोडियम क्लोराइड को जल में घोला जाता है तब सोडियम आयन जलयोजित हो जाते हैं। देन आगे बढ़ते हैं हम 75 नंबर यानी 55 नंबर तक आपका हो गया। अब 56 नंबर का आपका क्वेश्चन पढ़ते हैं। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या होते हैं, टेम्पोररी हो जाते हैं, अस्थिर हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे 57 नंबर का सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से है कि गैसों के आदर्श यानी 57 नंबर का क्वेश्चन है पहले, गैसों के आदर्श व्यवहार से विचलन का कारण क्या हो जाएगा, तो अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो विचलन का कारण हो जाएगा। देन यहाँ पे 58 नंबर का आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्ग माध्य मूल वेग का मान निम्न में से किस गैस के लिए न्यूनतम होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो है वो आपका न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है। देन यहाँ पे 59 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 4.25 ग्राम अमोनिया में उपस्थित अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आइए हम यहाँ पे इसका, तो ऑप्शन बी जो है 1.5 × 10⁻23 हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कौन सा क्वेश्चन, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कह सकते हो 60 यानी 60 नंबर का क्वेश्चन कि एक स्टीलीय ठोस क्या है, तो एक स्टीलीय ठोस क्या हो जाएगा, तो ठोस से द्रव में तेजी से परिवर्तित होता है जब उसे गर्म किया जाता है। तो यहाँ पे एक स्टीलीय ठोस वही हो जाएगा तो जो ठोस से द्रव में तेजी से परिवर्तित होता है जब उसे गर्म किया जाएगा, वही आपका उदाहरण हो जाएगा क्रिस्टलीय ठोस का। उसके बाद यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं, 61 नंबर का क्वेश्चन अब चालू होगा। तो पहले हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये देखो उसका सॉल्यूशन यानी यहाँ पे फिर से दे दिया गया है। तो यहाँ पे हमें पढ़ना कहाँ से था, तो आपको 53 नंबर के सॉल्यूशन से पढ़ना था। तो सामान्यतः अन्य यौगिकों की तुलना में ब्रोमाइड जो फ्लोरीन में ऋण विद्युता अंतर सबसे अधिक होता है, इसलिए सबसे प्रबल बंध ये माना जाता है। उसके बाद यहाँ पे 58 नंबर का जो सॉल्यूशन था वर्ग माध्य मूल वेग मान से हम निकाल लेंगे, ये आगे वाले का शायद यानी यहाँ पे था 78 वाला क्वेश्चन ये था आपका, हाँ वर्ग माध्य मूल मान के मुताबिक अगर देखा जाए तो VRMS = 3RT/m हो जाएगा या VRMS = डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/m⁴ से। देन यहाँ पे आपका जो 59 नंबर का सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है 17 ग्राम NH3 मोल में आपका जो अणु कितने हो जाएंगे, तो 1.5 × 10⁻23 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। देन यहाँ पे आपका 60वें नंबर का सॉल्यूशन लिखा हुआ है कि क्रिस्टलीय ठोस में केवल 0 केल्विन पर संगठक कणों की सही व्यवस्था होती है, जैसे ही ताप बढ़ता है तो आयन द्वारा जालक स्थान न घेरने की स्थिति बढ़ती है और ताप के साथ त्रुटियों की संख्या जैसे ही बढ़ती है ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, अब चल गया आपका 61 नंबर का क्वेश्चन कि 4.4 ग्राम CO2 में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 1.2 × 10⁻23। अभी आगे इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद 62 नंबर का सॉल्यूशन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है इधर कि निम्न ठोसों में सबसे उच्चतम गलनांक जो कौन प्रदर्शित करता है, तो आयनिक ठोस जो है वो सबसे उच्चतम आपके गलनांक प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद यहाँ पे 63 नंबर का क्वेश्चन कि 0.5 मोल के 2 लीटर में NaOH के उपस्थित मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आपके ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगी मोलों की संख्या। उसके बाद 64 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि आदर्श गैसों का द्रवीकरण संभव है, तो आदर्श गैसों का द्रवीकरण संभव है यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी आगे आपको सॉल्यूशन में इसका मिल जाएगा डिटेल्ड। उसके बाद यहाँ पे 65 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आदर्श गैस की विशिष्ट ऊष्मा होती है, तो टी से मुक्त होती है किससे, तो टी से आपका मुक्त होती है। देन यहाँ पे 66 नंबर का क्वेश्चन है कि बोर सिद्धांत को संशोधित किसने किया था, तो बोर सिद्धांत को किसने संशोधित किया था, तो सोमरफील्ड द्वारा आपका बोर सिद्धांत को संशोधित किया गया था। उसके बाद यहाँ पे 67 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि स्वयं के सिद्धांत को समझाने के लिए बोहर ने क्या अपनाया था, तो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम अपनाया था। उसके बाद यहाँ पे 68 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि HNO3 में नाइट्रोजन की सहसंयोजकता कितनी होती है, तो HNO3 में नाइट्रोजन की जो सहसंयोजकता होती है वो आपकी 5 होती है, कितनी, तो 5 होती है। देन यहाँ पे आपका कौन सा लिखा हुआ है 69 नंबर का क्वेश्चन कि आयनीकरण का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था, तो आयनीकरण का जो सिद्धांत दिया था तो अर्हीनियस ने दिया था, किसने दिया था, तो अर्हीनियस ने दिया था। उसके बाद आगे यहाँ पे अब सॉल्यूशन मिला है आपका जो आपका 61 नंबर का क्वेश्चन था, तो 61 नंबर का यानी 44 ग्राम CO2 में ऑक्सीजन के 2 × 6 × 10⁻23 यानी 23 परमाणु होते हैं, तो 4.4 ग्राम CO2 में 12 ×
10⁻23/44 इंटू 4.4 हो जाएंगे। देन यहाँ पे आपके 1.2 इंटू 10⁻23 परमाणु होंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका 62 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आयनिक ठोसों का गलनांक प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण उच्च होता है। तो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन, आगे हम यहाँ पे 63 नंबर का सोल्यूशन m=NV और 0.5=NN बराबर यहाँ से 1 निकल के आ जाएगा। देन यहाँ पे आपको आगे बढ़ते हैं 68 नंबर का सोल्यूशन कि डी आपका ऑप्शन +1 प्लस का x प्लस का 3 इंटू माइनस का 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, कितने के बराबर आ जाएगी, तो 5 के बराबर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 69 नंबर का क्वेश्चन, अभी हमने पढ़ा नहीं शायद 69 नंबर का क्वेश्चन नहीं पढ़ चुका है। तो आयनन का सिद्धांत आर्हीनियस ने दिया था, किसने दिया था, तो आयनन का सिद्धांत आर्हीनियस ने दिया था, आर्हीनियस के द्वारा दिया गया था। देन आगे यहाँ पे पढ़ते हैं हम 70 नंबर का जो क्वेश्चन था कि अभिक्रिया 2CuI गिव्स आउट Cu प्लस का CuI2 क्या है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या किस नाम से जानते हैं हम इसे, तो क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पे आपका सोल्यूशन देख सकते हो, तो 2CuI गिव्स आउट Cu प्लस का CuI2, तो ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों होते हैं, इसलिए अभिक्रिया क्या हो जाएगा, रेडॉक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जब किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ होती हैं तो उसे क्या कहा जाता है, तो रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। कौन सी, तो रेडॉक्स अपक्रिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे 71 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, टिंडल प्रभाव किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो टिंडल प्रभाव आपका सॉल के द्वारा दर्शाया जाता है, किसके द्वारा, तो सॉल के द्वारा आपका टिंडल प्रभाव दर्शाया जाता है। देन यहाँ पे 72 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जल अपघटन पर एसिटिक अम्ल देता है, तो CH3CN जो है मेथिल साइनाइड जो है मेथिल आइसोसाइनाइड जो है वो आपका जल अपघटन पर एसिटिक अम्ल देता है। देन यहाँ पे 73 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि CO प्लस NaOH यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस का सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलते हैं तो क्या बनता है, तो HCOONA बनाते हैं। कौन सा उत्पाद बनता है, HCOONA बनाते हैं। यहाँ पे 73 का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 74 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्रायोलाइट का अणु सूत्र है, तो क्रायोलाइट का जो अणु सूत्र हो जाएगा वो Na3AIF6 हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 74 नंबर के क्वेश्चन का। देन यहाँ पे 75 नंबर का लिखा हुआ है कि किस अयस्क में लोहा तथा तांबा दोनों होते हैं, तो किस अयस्क में आपके लोहा तथा तांबा दोनों होते हैं, तो चेल्कोपाइराइट में आपके लोहा तथा तांबा आपके दोनों देखने को मिलते हैं। देन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम 76 नंबर का क्वेश्चन, यौगिक एक्स क्लोरोफॉर्म तथा NaOH से क्रिया करके एक अति दुर्गंध युक्त यौगिक देता है, एक्स क्या है, तो एक्स हो जाएगा आपका C6H5NH2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C6H5NH2 हो जाएगा, जो क्लोरोफॉर्म तथा NaOH से अभिक्रिया करके एक अति दुर्गंध युक्त यौगिक देता है। देन यहाँ पे 77 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मेथिल ब्रोमाइड को जब Zn के साथ गर्म किया जाता है तो यह देता है, तो यह क्या देता है, तो C2H6 देता है। तो क्या देता है, तो C2H6 देता है। देन यहाँ पे 78 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो होती है रंगीन होती है, तो इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कौन सी गैस आपकी रंगीन होती है, तो क्लोरीन गैस जो है वो आपकी रंगीन होती है। देन यहाँ पे 79 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या हो जाएगा, तो कैल्शियम सल्फेट के कारण आपकी जल की जो है वो कठोर होता है, जल अस्थायी कठोर होता है। देन यहाँ पे 80 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस कारण से लोहे में जंग लग जाता है, तो किस एक कारण से जो लोहे में जंग लगता है, तो यहाँ पे पहला और तीसरा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया होती है एक तो, और दूसरा क्या हो जाएगा, यानी ऑक्सीकरण, पहला हो जाएगा ऑक्सीकरण और दूसरा हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया होने के कारण लोहे में जो होती है वो जंग लगती है। देन आपका 81 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्व की धात्विक प्रवृत्ति है वो क्या होती है, तो प्रत्येक तत्व में बाएं से दाएं जब चलते हैं तो उसकी धात्विक प्रवृत्ति घटती जाती है। तो आपके ऑप्शन ए ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 81 नंबर के क्वेश्चन का। देन 82 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व आपका कौन सा है, तो इन चारों ऑप्शन में से सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व आपका हो जाएगा पोटेशियम, यानी कि जो है वो आपका सबसे धन विद्युतीय तत्व हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। देन यहाँ पे आपका 83 नंबर का क्वेश्चन है कि परमाणु में मुख्यतः क्या होते हैं, तो परमाणु में आपके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन आपके तीनों पाए जाते हैं। देन आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, आगे आपका कौन सा क्वेश्चन है, तो आगे 84 नंबर का क्वेश्चन है कि एक पदार्थ जिसकी आकृति और आयतन निश्चित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो ठोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उन्हें ठोस कहा जाता है।
देन यहाँ पे आपका 85 नंबर का क्वेश्चन है कि एक यौगिक जो है वो अपने पास क्या रखता है, क्या निश्चित रखता है। तो गलनांक और क्वथनांक जो होता है वो एक यौगिक के पास दोनों जो है वो निश्चित होते हैं। देन आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे 86 नंबर का क्वेश्चन है कि एक तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 है, उसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो इनमें हो जाएगी आपका 4 जो है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। देन यहाँ पे आपका 87 नंबर का क्वेश्चन लिखा है कि CH3CO CH3 का IUPAC नाम क्या हो जाएगा। तो CH3CO CH3 का IUPAC नाम आपका हो जाएगा 2 प्रोपेनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 प्रोपेनोन हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे 88 नंबर का क्वेश्चन है कि आइसोटोन में क्या क्या होते हैं। तो आइसोटोन में होते हैं सम न्यूट्रॉन, यानी आइसोटोन किसे कहा जाता है, जैसे समस्थानिक होता है जिनमें परमाणु क्रमांक समान होते हैं। संभारिक होता है कि जिनमें आपका जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं वो समान होते हैं, तो उन्हें संभारिक कहा जाता है। वैसे जब न्यूट्रॉनों की संख्या समान मिलती है तो उन्हें आइसोटोन के नाम से जाना जाता है, आइसोटोन कहा जाता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं 89 नंबर के क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में सर्वाधिक आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, किसमें है। तो Mn2 पॉजिटिव, यानी Mn2 पॉजिटिव मैग्नीज 2 पॉजिटिव जो है, यानी इसके पास ये इन्होंने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, तो दे दिया है किसी को, इसके पास से इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, यानी इसने अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो खो दिया है, तो इसके पास 2 पॉजिटिव आ चुका है। तो निम्न में सर्वाधिक आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, किसमें हो जाएंगे। तो Mn इन मैग्नीज 2 पॉजिटिव में हो जाएंगे। देन यहाँ पे 90 नंबर का क्वेश्चन है कि कोबाल्ट 60 समस्थानिक का प्रयोग किसके उपचार में होता है। तो कैंसर में होता है। किसके उपचार में किया जाता है। तो कोबाल्ट 60 का उपयोग जो है समस्थानिक का प्रयोग किसके उपचार में किया जाता है। तो कैंसर के उपचार में किया जाता है। देन यहाँ पे 91 नंबर का क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में 100वां तत्व किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है। तो आवर्त सारणी में 100वां जो तत्व है वो वैज्ञानिक फर्मी के सम्मान में रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 92 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु साधारण ताप पर ही जल से अपक्रिया कर लेती है। तो इनमें 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सी धातु जो है साधारण ताप पर ही जल से अपक्रिया कर लेती है। तो हो जाएगा सोडियम जो है वो साधारण ताप पर ही जल से अपक्रिया कर लेती है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 93 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा यौगिक नहीं है। तो पीतल जो है वो आपका यौगिक नहीं है इन चारों ऑप्शन में से यहाँ पे। उसके बाद 94 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि H+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। तो H+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका 1s0 होता है, यानी क्योंकि हाइड्रोजन आवर्त सारणी में पहले ही नंबर पे है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। तो 1s0 होता है, आपको याद करना है। देन यहाँ पे 95 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक रंगीन यौगिक होगा। तो ये CuF2 जो होगा इन चारों ऑप्शन में से आपका CuF2 जो होगा वो आपका रंगीन यौगिक होगा। कौन सा। तो CuF2। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यानी 96 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रिया Br- AQ का मतलब होता है एक्वा, यानी जलीय के द्वारा उत्प्रेरित होती है। तो 2H2O2 एक्वा लिखा हुआ है, गिव्स आउट 2H2O लिक्विड है, जल आपका लिक्विड है, ऑक्सीजन आपका गैस हो जाएगा। तो किस प्रकार का उदाहरण है। तो समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण हो जाएगा। देन यहाँ पे 97 नंबर का क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव का कारण क्या है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आपका टिंडल प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण जो है टिंडल प्रभाव हम देखने को पाते हैं, टिंडल इफेक्ट। उसके बाद यहाँ पे 98 नंबर का क्वेश्चन है सफेद सीसा क्या है। तो सफेद सीसा का सूत्र हो जाएगा क्या। तो PbOH का होल ट्वाइस इनटू .2 PbCO3 हो जाएगा सफेद सीसा का रासायनिक नाम। उसके बाद यहाँ पे 99 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लेक्लैंची सेल में एनोड के रूप में कार्य करता है। तो जिंक की जो छड़ है वो आपके एक एनोड के रूप में कार्य करती है। तो ये आपका यहाँ पे 99 नंबर का क्वेश्चन हो गया है। यहाँ पे जो प्रश्न है वो 99 नंबर का क्वेश्चन था। उसके बाद यहाँ पे ये आपका हो गया 100 नंबर का क्वेश्चन, यानी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 100 नंबर, आपको ध्यान करते चलना है। यहाँ पे हो गया था आपका 100 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे हो गया। और उसके बाद सामान्य तापक्रम पर कैल्शियम कार्बाइड में जल मिलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो एसिटिलीन कौन सी हो जाएगी। जब सामान्य तापक्रम पर कैल्शियम कार्बाइड में जल मिला दिया जाएगा तो एसिटिलीन गैस आपको उत्पन्न हो जाती है। कौन सी। एसिटिलीन गैस से उत्पन्न हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद 101 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कौन सा है जी 101, आपको ध्यान करते चल रहा है। यानी 101 नंबर का आपका
क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्षारीय मृदा धातु है, तो इन चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सी जो धातु है वो क्षारीय मृदा धातु है। तो आपका बेरिलियम हो जाएगा, और आपका BaSrCa, आप ऐसे याद कर सकते हो, BaSrCa जो हो जाएगा वो क्षारीय मृदा धातु के अंतर्गत आते हैं। देन यहाँ पे आपका 102 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अर्ध धातु नहीं है। तो SCN जो है वो आपका इसमें से अर्ध धातु नहीं है। उसके बाद 103 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित कर देती है। तो कौन सी धातु आपका अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापन कर देती है। तो जोडियन यानी जिंक जो है वो अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित कर देती है। दिन यहाँ पे 104 नंबर का क्वेश्चन है कि मिश्रण किसका परिणाम है। तो मिश्रण जो है वो भौतिक परिवर्तन का परिणाम है। उसके बाद यहाँ पे 105 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक तत्व नहीं है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक तत्व नहीं है। तो डायमंड आपका एक तत्व है, एलिमेंट है, और ओजोन भी एक आपका एलिमेंट है, और आपका ग्रेफाइट भी एलिमेंट हो जाएगा, बट सिलिका जो हो जाएगा वो आपका एक तत्व नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 106 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है इसके संकर कक्षकों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के डॉट डॉट गुण बढ़ने के साथ। तो कौन से गुण बढ़ने के साथ? S गुण बढ़ेगा, तब आपके परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाएगी। उसके बाद यहाँ पे 107 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नीचे सूचीबद्ध संक्रमण तत्वों के ऑक्साइडों में कौन सा रंग विहीन होता है। तो कौन सा रंग विहीन आपका हो जाएगा? तो TiO2 जो हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से आपका रंग विहीन हो जाएगा। उसके बाद 108 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों में से किस एक में आयनिक एवं सहसंयोजक बंध दोनों पाए जाते हैं। तो किस में आयनिक और एक सहसंयोजक बंध दोनों पाए जाता है। तो अमोनियम क्लोराइड में आपके ये बंध दोनों पाए जाते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पे 109 नंबर का क्वेश्चन कि सिल्वर के हैलाइडों में न्यूनतम जलीय घुलनशीलता वाला तत्व आपका कौन सा हो जाएगा। तो Ag यानी सिल्वर ब्रोमाइड जो हो जाएगा, यानी AgI कह सकते हो। सिल्वर के हैलाइडों में न्यूनतम जलीय घुलनशीलता वाला तत्व हो जाएगा AgI। उसके बाद यहाँ पे 110 नंबर का क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो कि एक कक्षक में वास कर सकते हैं वो कितनी हो जाएगी। तो वो हो जाएगी 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एक ऐसे होता है, एक ऐसे चक्रण वो पूरा कर देता है। देन यहाँ पे आपका ये कौन सा था? 110 नंबर का क्वेश्चन। कौन सा? 110 नंबर का क्वेश्चन। अब आगे बढ़ेंगे हम 111 नंबर के क्वेश्चन पे। तो 111 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। तो कौन सा ऐसा तत्व है जिसे मेंडलीव की आवर्त सारणी में समूह 3rd A परंतु 18 समूही आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 13 के सदस्य के रूप में स्थान मिला है। तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, यानी एल्यूमिनियम जो है उसको ऐसा स्थान जो है सदस्यता प्राप्त की गई है। देन यहाँ पे आपका 112 नंबर का क्वेश्चन है कि नीचे दी गई रासायनिक अभिक्रियाओं में द्विअपघटन अभिक्रिया को इंगित करिए। तो द्विअपघटन अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी? तो ऑप्शन ए, 6CO2 6H2O गिव्स आउट 6C6H12O6 और 6O2 जो हो जाएगा वो द्विअपघटनीय अभिक्रिया कहलाएगी। देन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। 113 नंबर का क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? तो 113, यानी 113 नंबर का क्वेश्चन आपका ये हो रहा है यहाँ पे। तो निम्न तत्व धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या नहीं प्रदर्शित करता। तो इनमें 4 ऑप्शंस में से कौन सा बताना है। तो फ्लोरीन जो है वो आपका धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या नहीं प्रदर्शित करता। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 114 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नाभिकीय विखंडन रिएक्टर में ईंधन हो सकता है। तो थोरियम जो है वो नाभिकीय विखंडन रिएक्टर में आपका ईंधन के रूप में कार्य किया जाता है। देन यहाँ पे 115 नंबर का क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी निम्न के द्वारा दी गई। तो मोजले के द्वारा दी गई। किसके द्वारा? तो मोजले के द्वारा दी गई। उसके बाद 116 नंबर का क्वेश्चन है कि 2.3 ग्राम सोडियम में उपस्थित ग्राम परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी। तो 0.1 कितनी हो जाएगी आपकी? 0.1। यहाँ पे 177 नंबर 100 कह सकते हैं 117 नंबर का क्वेश्चन है कि 3D श्रेणी में अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +7 कौन सा प्रदर्शित करेगा। तो मैग्नीज जो है वो आपका 3D श्रेणी में +7 ऑक्सीकरण संख्या रिप्रेजेंट करेगा, प्रदर्शित करेगा। उसके बाद 118 नंबर का क्वेश्चन है कि किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपकी जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता आपके सबसे अधिक हो जाएगी। देन यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 119 नंबर का क्वेश्चन, नायलॉन 6 की एकलक इकाइयाँ एडिपिक अम्ल व हेक्सामेथिलीन डायमीन होती हैं। क्या होती हैं? तो आपका एडिपिक अम्ल व हेक्सामेथिलीन डायमीन होती हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला लिखा हुआ है 120 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न रेडॉक्स
रेडॉक्स अभिक्रिया में आपको संतुलित करना है। तो यहाँ पे MnO4 माइनस लिखा हुआ है, C2O4 2 माइनस H प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यानी 2 5 और 16 हम फिलअप कर देंगे, तो ये आपका बैलेंस ही पूर्ण कर लेगी। उसके बाद हम बढ़ते हैं 121 नंबर का क्वेश्चन। तो कौन सा हो जाएगा 121 यानी कौन सा 121 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो 121 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि ताप दृढ़ बहुलकों के लिए सही कथन का चयन कीजिए। तो ताप दृढ़ बहुलक कौन कौन से होते हैं? तो गर्म करने पर ना पिघलते हैं, ना ही गर्म होते हैं, ना ही नर्म होते हैं। ये तिर्यकबद्ध होते हैं, तिर्यकबद्ध बहुलक होते हैं। और गर्म करने पर तिर्यक बंधों द्वारा जाल का निर्माण होता है तथा जब इसे ठंडा करते हैं तो यह अनुक्रमणीय रूप से कठोर होता चला जाता है। देन यहाँ पे लिखा हुआ है 100 यानी 22 नंबर का क्वेश्चन, NaHCO3 के साथ CO2 गैस उत्पन्न करने वाला यौगिक कौन सा हो जाएगा? तो CH3 NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पे लिखा हुआ है 123 नंबर का क्वेश्चन कि तत्वों के गुण होते हैं। तो तत्वों के कौन कौन से गुण होते हैं? तो उनकी परमाणु संख्या में आवर्ती फलन जो है वो तत्वों के गुण होते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला 124 नंबर का क्वेश्चन है कि एक धातु के ऑक्साइड में 40% ऑक्सीजन है और धातु की संयोजकता 3 है, तो धातु का परमाणु भार कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 36 यानी 36 आपका परमाणु भार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगला लिखा हुआ 125 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है। तो ये वाली अभिक्रिया जो है वो आपकी संभव नहीं होगी। देन आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। देन आपका 126 नंबर का क्वेश्चन है कि गर्म करने पर निम्न में से किस धातु का कार्बोनेट जो है टूट जाता है? तो हो जाएगा MgCO3 का जो कार्बोनेट है वो आपका टूट जाता है। देन आगे 127 नंबर का क्वेश्चन है कि वायु के संपर्क में रखने पर ब्लीचिंग पाउडर बेकार हो जाता है क्योंकि यह अपघटन द्वारा Cl2 उत्पन्न कर देता है, इसलिए ये बेकार हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम 128 नंबर का क्वेश्चन है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र हो जाएगा। तो CnH2n प्लस का 2 आपका एल्कीन का सामान्य सूत्र हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जल गैस का समीकरण क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा H2 हो जाएगा जल गैस का समीकरण और N2 भी पीछे पड़ गया है। तो N2 हो जाएगा अगर लगेगा CO के साथ यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ आपका अगर नाइट्रोजन लगाया तो प्रोड्यूसर गैस कही जाएगी, अगर H2 लगाया तो आपकी जल गैस कही जाएगी। उसके बाद यहाँ पे 130 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि आयरन लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा हो जाएगा? तो आयरन लोहे शुद्धतम रूप आपका लोहा यानी पिटुआ लोहा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 131 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन सा पदार्थ अत्यधिक प्रत्यास्थ है? तो कांच जो है वो अत्यधिक प्रत्यास्थ हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 132 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी विलेयता जल में सर्वाधिक हो जाएगी? तो NH3 जो है वो जल में विलेयता सबसे अधिक होती है। फिर यहाँ पे 133 नंबर का क्वेश्चन F2Cl2 Br2 तथा I2 प्रबलतम ऑक्सीकारक हैं, इनमें से कौन सा सबसे प्रबलतम ऑक्सीकारक हो जाएगा? तो उसे फ्लोरीन जो है वो सबसे अधिक प्रबलतम ऑक्सीकारक हो जाएगा। देन यहाँ पे 134 नंबर का क्वेश्चन है कि जब सोडियम एसीटेट सोडा लाइम के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनता है? जब सोडियम एसीटेट जो है सोडा लाइम के साथ अपक्रिया करता है तो कौन सी गैस बनती है? तो मीथेन गैस आपकी बनती है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्या लिखा हुआ है 135 नंबर का क्वेश्चन H2O2 ऑक्सीकरण के फलस्वरूप देगा तो क्या देगा? तो O2 देगा। क्या देगा? O2 यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब देखो ये आ गया, अभी मैंने जिप्सम का फॉर्मूला बताया, अब यहाँ पे इसका क्या हो गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आ गया। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है रासायनिक सूत्र कितना हो जाएगा? तो CaSO4 × ½ H2O और ये क्या निकल के आएगा आपका? ये किसका कह दिया जाएगा? तो जिप्सम। ये किसका हो जाएगा? तो जिप्सम का आपका फॉर्मूला हो जाएगा कौन सा? ये वाला। अगर 2H2O है तो जिप्सम का हो जाएगा, ½ H2O है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं 137 नंबर के क्वेश्चन पे। तो 137 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन आवर्त सारणी में, तो नाइट्रोजन आवर्त सारणी में किस वर्ग में है? तो 5th वर्ग में। कौन सा हो जाएगा? तो 5th वर्ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 138 नंबर का क्वेश्चन है कि पीतल निम्न की मिश्र धातु है। तो पीतल जो है वो कॉपर तथा जिंक यानी CO तथा Zn का आपका मिश्रण करके बनाई जाती है। क्या? पीतल आपकी बनाई जाती है। उसके बाद आगे लिखा जाएगा 139 नंबर का क्वेश्चन 100 लीटर H2 से संयोग करने के लिए और 2 लेना होगा। कितना लेना होगा? तो 50 लीटर हमें पानी या ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। उसके बाद 140 नंबर का क्वेश्चन यानी 140 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कौन सा हो जाएगा? 140 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला। तो प्राकृतिक रबर है, तो प्राकृतिक रबर है इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो प्राकृतिक रबर आपका पॉलीआइसोप्रीन जो है वो प्राकृतिक रबर हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं हम, आगे यहाँ पे हो जाएगा 141 नंबर का क्वेश्चन। 140 हो गया। 141 नंबर का क्वेश्चन कि
2H2S प्लस SO2 गिव्स आउट 2H2O प्लस का 3S में अपचायक है, तो क्या हो जाएगा H2S जो है वो आपका अपचायक है। कौन सा हो जाएगा H2S जो है आपका अपचायक हो जाएगा ऊपर वाले समीकरण में। देन यहाँ पे लिखा हुआ है 142 नंबर का क्वेश्चन कि आवर्त सारणी में वर्ग 6A में F से I की तरफ चलने पर निम्न में से कौन सा गुण बढ़ता है, तो आयनिक त्रिज्या जो है लगातार वो इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती जाती है। उसके बाद 143 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अमलगम का निर्माण नहीं करती, तो कौन सी धातु आपका अमलगम का निर्माण जो है नहीं करती, तो आयरन जो है वह अमलगम का निर्माण आपका नहीं करता है। देन यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 144 ये आपका हो गया। तो 44 नंबर का क्वेश्चन है कि मिश्र धातु सोल्डर यानी टाका के अवयव क्या हो जाएंगे, तो हो जाएगा लेड 50% एवं टिन जो है वो भी क्या हो जाएगा 50% हो जाएगा। देन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं 100 किस नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, तो 145 नंबर का क्वेश्चन, यानी यहाँ पे 145 लिख दिया जा रहा है, तो 145 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा क्षारीय यानी बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन गैस कैसी है, तो बेस हो जाएगा। इसका जो टेस्ट है वो बेस के तरह होगा यानी नमकीन की तरह हो जाएगा। देन यहाँ पे 146 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो इन चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा जो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। तो दिए गए सभी विकल्प जो है कागज का कटना, पेड़ों को काटना, जल का बर्फ बनना, ये हो जाएंगे आपका सारा जो है वो आपका किस में आ जाएगा, भौतिक यानी कहाँ गया था, यानी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम 143 नंबर का क्वेश्चन कि चूहे के पानी यानी चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर चूने का पानी कैसा हो जाता है, तो आपका मिल्क कलर का हो जाता है, दूधिया कलर का हो जाता है। देन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं 148 नंबर का क्वेश्चन है। 148 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक तत्व के दो समस्थानिकों का कौन सा गुण या कौन से गुण भिन्न हो सकते हैं, तो द्रव्यमान संख्या आपका भिन्न हो सकती है। जब समस्थानिक हो जाएगा सेम तो द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी, वो भिन्न हो जाएगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं यानी यहाँ पे हम किस नंबर पहुंचे 149 नंबर के क्वेश्चन पे, तो निम्नलिखित यौगिकों में किसमें वैद्युत संयोजी बंध है, तो हमें इन चारों ऑप्शन में से बताना है किसमें जो है वैद्युत संयोजी आपका बंध है, तो NaCl में जो है वैद्युत संयोजी बंध पाया जाता है। उसके बाद 150 नंबर का क्वेश्चन यानी यहाँ पे हम कहाँ पहुँचे 150 यानी 150 नंबर के क्वेश्चन पे हम पहुँचे 150। तो निम्न में से कौन सा रंगीन आयन देता है, तो संक्रमण तत्व जो है वो आपका रंगीन आयन देता है। देन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा नंबर है कि 100 यानी कौन सा हो जाएगा 100 यानी 150 151 नंबर का क्वेश्चन कौन सा 151 नंबर का आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो तत्वों के निम्न जोड़े में कौन से जोड़े के दोनों तत्व संक्रमण तत्व हो जाएंगे, तो Fe और Pt जो हो जाएगा वो आपका संक्रमण तत्व हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं 152 नंबर का क्वेश्चन है कि जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है तब क्या होता है, तो संकीर्ण ऊर्जा प्रभावित होती है, संकीर्ण ऊर्जा क्या हो जाएगी वो प्रभावित हो जाएगी। उसके बाद 153 नंबर का क्वेश्चन है कि जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्षार धातुओं का आकार क्या होता है, तो बढ़ता है, क्या होता है वो बढ़ता जाएगा। देन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं 154 नंबर का क्वेश्चन कि कौन सा उदाहरण जो है थर्मोसेटिंग बहुलक का है, तो बेकेलाइट जो है वो थर्मोसेटिंग बहुलक का उदाहरण आपका हो जाएगा। उसके बाद अगला यहाँ पे लिखा हुआ है 155 नंबर का क्वेश्चन निम्न में से प्रबलतम अम्ल होता है, तो HI जो होता है हाइड्रोजन आयोडाइड जो होता है वो सबसे प्रबलतम अम्ल माना जाता है। देन यहाँ पे आपका 156 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है कौन सा 156 यानी 156 नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाएगा कोहरा कोलाइडी निकाय है, तो किसका हो जाएगा गैस एवं द्रव का जो होएगा वो कोहरा कोलाइडी निकाय होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लिख रहे हैं कौन सा 157 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो जो रेडोन है वो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है इन चारों ऑप्शंस को मिला करके। उसके बाद यहाँ पे अगला लिखा हुआ है कि 158 यानी 158 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन ऑक्सी अम्ल नहीं बनाता, तो फ्लोरीन जो है वो ऑक्सी अम्ल नहीं बनाता है। उसके बाद 159 नंबर का क्वेश्चन कि बेंजीन क्लोरीन के साथ अपक्रिया करके निम्न की उपस्थिति में बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाती है, तो किसकी उपस्थिति में, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आपका हेक्साक्लोराइड बनाती है। तो 159 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन यहाँ पे आपका 180 डिग्री यानी 180 आपका लिखा हुआ है यानी 180 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा, सॉरी यानी 180 नहीं 160 नंबर का, किस नंबर का आपका 160 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे 160 नंबर का यहाँ पे। तो ये हो जाएगा टांका लगाने वाली धातु क्या हो जाएगी, तो यानी लेड प्लस आपका SN मिलके क्या लगाते हैं, तो टांका उससे लगाया जाता है। देन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं 161 नंबर यानी आपका अब 161 से चालू हो गया यानी 161 तक।
तो निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बहुलक नहीं है? तो सेलोफोन जो है वो आपका कृत्रिम बहुलक नहीं है। देन यहाँ पे 162 नंबर का क्वेश्चन है कि हेमेटाइट से लोहे के निर्माण में चूने का पत्थर कार्य करता है, जिसका गालनांग यानी गालक का, किसका? गालक का जो है चूने का पत्थर, गालक का ही चूने का पत्थर होता है, वो आपका कार्य करता है। उसके बाद यहाँ पे अगला लिखा हुआ है 163 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ताप सुनम्य प्लास्टिक है? तो हो जाएगा पॉलीस्टाइरिन जो है वो आपका सुनम्य प्लास्टिक है। देन आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। आगे आपका 164 नंबर का क्वेश्चन है कि क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? तो 2 8 13 1, ये हो जाएंगे इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। आगे बढ़ने पे क्या मिलेगा? 165 नंबर का क्वेश्चन है कि कठोर जल से कपड़े अच्छे तरीके से साफ नहीं हो पाते, क्योंकि कठोर जल से जो है कपड़े अच्छे तरीके से साफ नहीं हो पाते, ऐसा क्यों होता है? तो साबुन धूल के कणों में जुड़ने के बजाय लवड़ों के साथ अभिक्रिया करके स्कम का निर्माण कर देते हैं, इसी वजह से आपका वो यानी कठोर जल से कपड़े अच्छे तरीके से साफ नहीं होते हैं। देन यहाँ पे 166 नंबर का क्वेश्चन है कि एक तत्व M का परमाणु क्रमांक 26 है, इस तत्व की M3 पॉजिटिव अवस्था में M कोष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे? तो आपके कुछ यानी 13 के आसपास हो जाएंगे, किसके? तो 13 के आसपास आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। देन यहाँ पे आपका 167 नंबर का क्वेश्चन है कि Mn2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे Ar3d5 4s0। अब यहाँ पे Ar के बारे में मैंने आपको पहले से ही बता दिया। Ar यानी इसका भी जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ar की जितने करीब होगा। उसके बाद आगे हम थोड़ा सा कर देंगे तो शॉर्ट फॉर्म में आपका ये लिख गया। देन यहाँ पे 168 नंबर का क्वेश्चन कि एक क्षारीय बफर विलयन निम्न के विलयनों को मिलाने पर बनता है, तो NH4OH प्लस NH4Cl। देन आगे बढ़ते हैं। 169 नंबर का क्वेश्चन है कि रक्त में रक्त कोशिकाएं नहीं सिकुड़ती हैं, क्योंकि रक्त जो है वो समपरासारी क्या हो जाएगा? समपरासारी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 170 नंबर का क्वेश्चन जैसे लगा, तो वर्ग में नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? लगातार यानी बढ़ता है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बढ़ता है, इसी वजह से परमाणु का आकार जो है वो बढ़ता जाता है। उसके बाद यहाँ पे 171 नंबर का क्वेश्चन, जब आवर्त सारणी में हम किसी वर्ग में नीचे की ओर जाते हैं तो आयतन विभव में कमी का कारण क्या होता है? तो परमाणु आकार का बढ़ना जो है वो आयतन विभव में कमी का कारण बन जाता है। उसके बाद अगले लिखा हुआ है कि आवर्त सारणी में, यानी 172 नंबर का क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 38 वाला तत्व उपस्थित होगा, किसमें? तो सेकंड ए समूह तथा 5वें आवर्त में आपका परमाणु क्रमांक 38 वाला तत्व उपस्थित हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 173 नंबर का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग मिलाई जाती है? कौन सी विधि प्रयोग मिलाई जाती है? तो डुबालना जो होता है वो आपका अस्थायी कठोरता को दूर कर देता है। देन यहाँ पे 174 नंबर का क्वेश्चन फिर से आपका रिपीट हो गया है कि सफ़ेद लेड क्या हो जाएगा? तो सफ़ेद लेड का जो फॉर्मूला हो जाएगा तो 2PbCO3.PbOH का होल ट्वाइज, ये सफ़ेद लेड का फॉर्मूला हो जाएगा। तो आपका ये IMP लिख लो। यहाँ पे आपका क्वेश्चन 2 बार आ चुका, रिपीट हो चुका है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिपीट, में लिख दे रहा हूँ रिपीट हो। यहाँ पे आपको इसे स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे 175 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, फफोलेदार कापर क्या हो जाएगा? तो फफोलेदार कापर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1% अशुद्धि युक्त कॉपर, यानी 1% अशुद्धि युक्त कॉपर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 176 नंबर का क्वेश्चन, अर्जेंटाइट अयस्क को खोलने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो NaCN यानी सोडियम साइनाइड जो है इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे 177 नंबर का क्वेश्चन कि एक गैस फूलों के रंग का अपचयन द्वारा था दूसरी गैस ऑक्सीकरण द्वारा उड़ा देती है, वो क्या होता है? तब गैसें कौन सी हो जाएंगी? तो SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड तथा Cl2 जो हो जाएंगी, ये दोनों गैसें आपकी हो जाएगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 178 नंबर का क्वेश्चन है कि बिटुमेन कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी हो जाएगी? तो हो जाएगी 80%। कितनी? 80% आपके कोयले यानी हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 179 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित ईंधनों में से किसका कैलोरी मान सर्वाधिक होगा? तो हाइड्रोजन गैस का जो है कैलोरी मान सब सर्वाधिक हो जाएगा। उसके बाद 180 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, हम पहुँच गए 180 क्वेश्चन पे आपका। तो जब सोडियम एसीटेट सोडा लाइम के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो मीथेन CH4 क्या बनाता है? तो मीथेन गैस बना देता है। उसके बाद यहाँ पे 181 नंबर का क्वेश्चन कि CH3COCH3 का IUPAC नाम कितना हो जाएगा? तो प्रोपेनोन हो जाएगा। दोबारा आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे
82 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, वह प्रक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं तो ऊर्ध्वपातन कहा जाता है उसे, तो ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। यानी 182 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 183 नंबर का क्वेश्चन कि किसी क्रिस्टल में विभिन्न प्रकार के कितने त्रिविम जालक संभव है, तो हो जाएंगे 7। उसके बाद 184 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन किसमें केवल एक ही तत्व होता है, तो हीरा जो है उसमें केवल एक ही तत्व होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 185 नंबर का क्वेश्चन कि प्रोटॉन के विषय में कौन सा कथन सही है, प्रोटॉन के विषय में कौन सा कथन सही हो जाएगा, तो प्रोटॉन आयनित हाइड्रोजन है। उसके बाद यहाँ पे 186 नंबर का क्वेश्चन कि किसी तत्व की परमाणु संख्या 20 है, उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी कितनी, तो वो 2 के आसपास हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा क्वेश्चन आगे कौन सा हो जाएगा 187 नंबर का क्वेश्चन, ओजोन में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, तो 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, तो 0 हो जाएगी। देन आगे यहाँ पे 188 नंबर का क्वेश्चन लिखना है कि CuSO4 प्लस का Zn गिव्स आउट ZnSO4 प्लस का CO, और यहाँ पे क्रिया कौन सी हो जाएगी, तो प्रतिस्थापन क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो प्रतिस्थापन क्रिया हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे 189 नंबर का क्वेश्चन यानी 189 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा 189 नंबर का कि 2KMnO4 प्लस का 5H2C2O4 प्लस का 3H2SO4 गिव्स आउट 2MnSO4 प्लस का 10H2O2 प्लस का 8H2O प्लस का K2SO4 में Mn किस प्रकार की अभिक्रिया दर्शाता है, तो ऑक्सीकारक की अभिक्रिया दर्शाता है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 190 नंबर का क्वेश्चन कि जब सबसे अधिक क्षारीय वाला तत्व कौन सा हो जाएगा, तो आयोडीन जो है वो सबसे अधिक क्षारीय तत्व माना जाएगा इन चारों हैलोजनों में से। उसके बाद 181 नंबर का यानी 191 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक कोलाइड है, तो आपका गन्ने की शक्कर जो है आपका प्राकृतिक कोलाइड हो जाएगा। देन यहाँ पे 192 नंबर का क्वेश्चन है यदि कॉपर सल्फेट के विलयन में एक लोहे का तार रख दिया जाए, यानी यदि कॉपर सल्फेट के विलयन में एक लोहे का तार रख दिया जाए तो तांबा क्या कर देगा, उसे अवक्षेपित कर देगा। उसके बाद यहाँ पे 193 नंबर का क्वेश्चन है आवर्त तालिका के किसी आवर्त में दाईं ओर से बाईं ओर जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, तो घटती जाती है। देन यहाँ पे 194 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि आवर्त तालिका में एक ही समूह की धातु मैग्नीशियम और बोरियम हो गए। अब यहाँ पे हमें भीड़ नहीं लगानी, यानी आवर्त तालिका में एक ही समूह की धातु जो है उसमें मैग्नीशियम तथा बेरियम होते हैं। क्या होते हैं, मैग्नीशियम तथा बेरियम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 195 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड HCl और NaOH के साथ अपक्रिया करता है, तो ZnO जो है वो NaOH तथा HCl के साथ अपक्रिया करता है। उसके बाद यहाँ पे 196 नंबर का क्वेश्चन कि धातु जो समुद्र तल से निष्कर्षित की जाती है वो कौन कौन सी हो जाती है, तो मैग्नीशियम जो है वो समुद्र तल से निष्कर्षित की जाती है। देन यहाँ पे अगला लिखा हुआ है 197 नंबर का क्वेश्चन कि CFC रासायनिक रूप से अधिक स्थायी होते हैं क्योंकि इनमें नहीं होता है क्या, तो ब्रोमाइड आपका इसमें नहीं होता है। यहाँ पे 198 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि C4H6 आणविक सूत्र वाले यौगिक में क्या रहता है, तो एक त्रिकबंध या 2 द्विबंध होते हैं। उसके बाद 199 नंबर का क्वेश्चन है कि TNT यानी ट्राइनाइट्रोटोलुइन जो है वो क्या हो जाएगा, विस्फोटक हो जाएगा। यानी आपको 199 नंबर का क्वेश्चन था। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका फाइनल क्वेश्चन 200 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, हमारे 200 कंप्लीट हो गए। यहाँ पे लिखा हुआ है निम्न में डिटर्जेंट कौन सा हो जाएगा, तो सोडियम लॉरेल सल्फेट जो हो जाएगा। देन आपका 201 नंबर का क्वेश्चन है कि एक तत्व XCl3 H2O5 और XCa3H2 सूत्र वाले यौगिक बनाता है लेकिन XCl5 नहीं बनाता है, तो निम्न में से कौन सा तत्व आपका X हो सकता है, तो आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो नाइट्रोजन आपका हो जाएगा। तो ये आपका 201 नंबर का क्वेश्चन था। देन आगे बढ़ते हैं हम 202 नंबर के क्वेश्चन पे। तो यदि KMnO4 का अणु भार m है तो इसका तुल्यांकी भार अम्लीय माध्यम में क्या होगा, तो ये बताना है हमें, आपका क्वेश्चन है। तो इसका अम्लीय भार में जो तुल्यांकी भार हो जाएगा अम्लीय माध्यम में वो आपका m/5 हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं 203 नंबर का क्वेश्चन है कि यौगिक CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड Cl और यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपको पता होगा जब हैलोजन पहले जुड़ता है तो हम वहाँ से गिनती करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हैलोजन जो है पहले नंबर पे जुड़ा हुआ है और यहाँ पे हो जाएगा फिर 1 क्लोरो यानी क्लोरीन का हो जाएगा 1 क्लोरो और 1 2 3 तीसरे नंबर पे आपका मेथिल जुड़ा हुआ है मेथेन, तो 1 क्लोरो 3 मेथिल और क्या हो जाएगा यहाँ पे आइए देखते हैं, तो 1 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन हो जाएगा इसका IUPAC नेम। तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे 204 नंबर का क्वेश्चन है कि तेल और वसा संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं, तो तेल और वसा जो है संयुक्त रूप से आपका लिपिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो 64 यानी 204 नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन यहाँ पे 205 नंबर का क्वेश्चन
क्वेश्चन है कि जब CH ट्रिपल बॉन्ड CH को HgSO4 की उपस्थिति में सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रवाहित करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो जब CH ट्रिपल बॉन्ड CH को HgSO4 की उपस्थिति में सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रवाहित करते हैं तो आपका क्या प्राप्त होता है, एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या, तो एसिटाल्डिहाइड में फाइंड होता है। देन आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे 206 नंबर का क्वेश्चन है कि अमोनिया के तो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में जिस गैस को प्रवाहित करने पर सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होते हैं वह कौन सा है। तो एसिटिलीन गैस। कौन सी गैस है, तो एसिटिलीन गैस हो जाएगा। तो 206 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन यहाँ पे 207 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा योगात्मक बहुलक नहीं है। तो बेकेलाइट जो है वो योगात्मक बहुलक नहीं है इन चारों ऑप्शन में से आपका, और सारे के सारे क्या हो जाएंगे, तो योगात्मक बहुलक हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अगला लिखा हुआ है 208 नंबर का क्वेश्चन कि वह तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 है और उनका निम्न में से कौन हो जाएगा। तो वो धातु कहलाएगी, मेटल कहलाएगी। यहाँ पे आपको क्वेश्चन रिपीट होते हुए भी दिखाई पड़ रहे होंगे, तो कोई बात नहीं, डोंट वरी, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन मैंने अभी तक 80 क्वेश्चन नए करवाए हैं, समथिंग नए भी आएंगे, आपके पुराने भी मिलेंगे, तो उसके लिए परेशान मत होइए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा उसी तौर पे। तो यहाँ पे 209 नंबर का क्वेश्चन है कि Z=25 का बाह्यतम विन्यास क्या होगा। यानी आगे तो हो के पीछे का छोड़ा जाएगा, तो 4s2 3d5 होगा आपका। किसी भी नंबर का, किसी भी एलिमेंट का अगर परमाणु क्रमांक आपका 25 है तो उसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका 4s2 3d5 होगा। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम। 210 नंबर का क्वेश्चन है कि क्लोरीन के 15वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान कितने होंगे। तो आपका हो जाएगा n=3, l=1 हो जाएगा, m=+1 और s=+1/2 हो जाएगा। देन यहाँ पे 211 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्ररूपी संक्रमण तत्वों का उदाहरण है। तो इनमें से बताना कौन सा जो है अप्ररूपी संक्रमण तत्वों का उदाहरण हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी जिंक, कैडमियम और मरकरी जो हो जाएगा वह अप्ररूपी संक्रमण तत्वों का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद 212 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण संघनन बहुलक का है। तो टेरिलीन जो है वो आपका संघनन बहुलक का उदाहरण आता है, बाकी तीनों ऑप्शंस आपके नहीं हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 213 नंबर का क्वेश्चन है कि एक Cl परमाणु द्वारा HCl अन्य तथक के परमाणु के साथ बनाए गए बंधों में से सबसे प्रबलतम बंध किसके साथ बनाता है। तो जो क्लोरीन है वो खुद के साथ, अन्य हैलोजन जो होंगे अगर खुद के साथ बंध बनाते हैं सबसे प्रबलतम वो आपका माना जाता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 214 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा यौगिक इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। तो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कौन सा हो जाएगा। तो B2H6 हो जाएगा। तो वो जो आपका इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक माना जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 215 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका क्वथनांक अधिकतम होता है। तो इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है किसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है। तो Al2SO4 का होल थ्राइस जो होता है उसका क्वथनांक जो है वो सबसे अधिकतम होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम 216 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपका। यदि बंध क्रम का मान शून्य हो तब क्या होगा। वो एलिमेंट यानी मॉलिक्यूल क्या होगा। जब बंध क्रम का मान अगर शून्य हो गया तो वो मॉलिक्यूल आपका अस्थायी माना जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 217 नंबर का क्वेश्चन है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन क्या होता है। तो SO2 का जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है। तो SO2 का जो जलीय विलयन होता है वो आपका अम्लीय होता है, एसिटिक होता है। उसके बाद 218 नंबर का क्वेश्चन है कि बेंजीन के प्रत्येक कार्बन में उपस्थित संकरण का प्रकार किस प्रकार का है। तो sp2, यानी बेंजीन के प्रत्येक कार्बन में उपस्थित जो संकरण है वो आपका किस प्रकार का है। तो sp2 संकरण है। और जितना मैं यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी तक, जैसे 200 के आसपास करा दिए तो 300 आगे जितने भी बनते हैं वो आपको कवर करके जाने, क्योंकि पेपर की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सारे के सारे इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो आपके प्रीवियस पेपर में पूछे भी जा चुके हैं। इसलिए आपको रिवीजन करना है। रिवीजन के तौर पे सारे क्वेश्चन को एक बार फुल्ली सपोर्ट कर देना है। मेरी प्लेलिस्ट जो है आपको फुल एक बार देख लेना है पूरी। तो इसको पेपर में जाना आप, वहाँ पे अगर उसके बाहर क्वेश्चन आए तो बताना आप। यहाँ पे 219 नंबर का क्वेश्चन है कि Ksp=36 मोल स्क्वायर लीटर की पावर -2 है। तो NaCl की मोलर सांद्रता कितनी होगी। तो NaCl की मोलर सांद्रता आपकी 6 मोल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6 मोल हो जाएगी। देन यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि 220 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि एक आदर्श विलयन वह है जो राउल्ट के नियम का पालन करता है। किसका पालन करता है। तो राउल्ट के नियम का पालन जो करता है वो आपका एक आदर्श विलयन माना जाता है। फिर यहाँ पे 221 नंबर का क्वेश्चन, निम्नांकित में से सर्वाधिक विद्युत धनात्मकता वाला तत्व आपको कौन सा हो जाएगा। तो सीजियम जो है वो सबसे विद्युत धनात्मकता वाला तत्व हो जाएगा। देन आपका ये 221 नंबर का क्वेश्चन था। कौन सा, 221 नंबर का आपका ये क्वेश्चन था। देन आगे बढ़ते हैं 222 नंबर के क्वेश्चन पे कि डी ब्लॉक तत्वों में अधिकांश एक संयोजी धातुएं हैं और
डी ब्लॉक तत्वों में अधिकांश क्या होते हैं, तो कई ऐसी धातुएं हैं जिनमें उत्प्रेरक गुण पाए जाते हैं। देन यहाँ पे 223 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका प्रथम आयनन विभव सर्वाधिक है। तो प्रथम आयनन विभव जो है किसका सर्वाधिक है, तो हो जाएगा मैग्नीशियम का। किसका, तो मैग्नीशियम का जो प्रथम आयनन विभव है सर्वाधिक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका 223 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इसका वही रिपीट हो गया आपका, किसका आयनन विभव सर्वाधिक है, तो हो जाएगा मैग्नीशियम का। उसके बाद 224 नंबर का क्वेश्चन है कि Cu2 पॉजिटिव प्लस तथा Ni2 पॉजिटिव युक्त मिश्रण को पहचान के लिए पृथक किया जा सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा, किसमें, अम्लीय माध्यम में H2S गैस प्रवाहित करके हम इसे अलग अलग पृथक कर सकते हैं। देन यहाँ पे अगला 225 नंबर का क्वेश्चन है कि लिथियम के मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध के लिए कौन जिम्मेदार है। तो कौन जिम्मेदार हो जाएगा आपका, तो लगभग समान विद्युत ऋणात्मकता व बंधुता इसके लिए जिम्मेदार हो जाएगी। देन यहाँ पे 226 नंबर का क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मी हाइड्रोजन है। तो रेडियोधर्मी जो हाइड्रोजन है वो कौन सा हो जाएगा, तो ट्राइटियम, यानी हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1 हो गया और यहाँ पे 1H2 हो गया। देन यहाँ जो 3 वाला है 1H3, ये ट्राइटियम होता है आपका और ये रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिवता को दिखाता है। उसके बाद आपका 227 नंबर का क्वेश्चन, किसी धातु M की फॉस्फेट का सूत्र MpO4 है, इसके नाइट्रेट का सूत्र कितना होगा, तो MnO3 का होल थ्राइस हो जाएगा। दिन आगे बढ़ते हैं। 228 नंबर का क्वेश्चन की परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान कहाँ पे होगा, तो 3rd आवर्त में आपका और 7th वर्ग में होगा। देन आपका 229 नंबर का क्वेश्चन है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं पर तत्वों की क्या होती है, तो तत्वों की ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति क्या होती है, वो घटती जाती है। देन आगे 230 नंबर का क्वेश्चन है कि कोयला गैसीकरण अभिक्रिया द्वारा निर्मित होने वाले जाति की पहचान करें। तो कोयला गैसीकरण अभिक्रिया द्वारा निर्मित होने वाली जाति की पहचान कौन सी हो जाएगा, तो जल गैस कहते हैं उसे। जल गैस यानी CO प्लस का H2 आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका ये जल गैस का फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 231 नंबर का यानी 231 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो दोस्तों AgNO3 निम्न में से किसके साथ लाल रंग देता है, तो K2CrO4 के साथ आपका लाल रंग देता है कौन, AgNO3। देन यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 232 नंबर का क्वेश्चन की कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी है। तो अब कार्बनिक यौगिकों में जो कार्बन की संयोजकता होती है आपकी वो 4 होती है, 4 होती है। देन यहाँ पे 233 नंबर का क्वेश्चन है कि CuOH का होल ट्वाइस जो CO3 कॉपर का एक अयस्क है, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो मैलेकाइट। क्या हो जाएगा इसका नाम, मैलेकाइट। 233 नंबर का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन यहाँ पे आपका 200, ये भी आपका दोबारा रिपीट हो गया। उसका 234 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से KMnO4 को रंगहीन करने वाला अभिकर्मक कौन सा हो जाएगा। तो आपके चारों जो है ऑक्जेलिक अम्ल, फेरस सल्फेट का अम्लीय विलयन, स्टेनस क्लोराइड का अम्लीय विलयन जो हो जाएगा वो आपका रंगहीन करने वाला अभिकर्मक हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 235 नंबर का क्वेश्चन है एक ही तत्व के समस्थानिक में क्या समान होगा। तो एक ही तत्व के समस्थानिक में आपका क्या समान होगा, तो प्रोटोनों की संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो आपकी समान आएगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 236 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक संरचना वाले आयनों में से किसका चुंबकीय आघूर्ण जो है वो सबसे अधिक होगा। तो जो आपका 3rd वाला लिखा है यानी 6 5 11 और 2 13 13 6 19 और 1 20 21 2 23 यानी 23 जिसका परमाणु क्रमांक है आपका, जो उसका चुंबकीय आघूर्ण सब सर्वाधिक हो जाएगा। देन यहाँ पे 237 नंबर का क्वेश्चन है N2 अणु का बंध क्रम कौन सा है। N2 अणु का आपका बंध क्रम बताना है, तो ये आपका हो जाएगा 3, यानी कौन सा है, तो N2 अणु का बंध क्रम आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पे 238 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक आदर्श विलयन वह है जो राउल्ट के नियम का पालन करता है। क्वेश्चन भी आपका दोबारा रिपीट हो चुका है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 239 नंबर का क्वेश्चन है कि CH3CN को जब जल अवघटित किया जाता है तो उत्पाद क्या बनता है। तो CH3CN को जब जल अवघटित किया जाता है तो आपका उत्पाद बनता है CH3COOH आपका बनता है, निकल के आता है। देन आगे यहाँ पे 240 नंबर का क्वेश्चन है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर AgCl का घुलनशीलता गुणांक 1.44 × 10⁻⁴ है। AgCl की उबलते पानी में घुलनशीलता कितनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 1.2 × 10⁻² मोल हो जाएगी। उसका 241 नंबर का क्वेश्चन है कि एल्किल आइसोसाइनाइड में सिग्मा तथा पाई बंद होते हैं। तो एल्किल आइसोसाइनाइड में सिग्मा तथा पाई बंद होते हैं, कितने होते हैं 9 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 3 पाई बॉन्ड होते हैं आपके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 242 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से कौन सा अम्ल मार्जक की तरह कार्य करता है। तो H2SO4 जो है वो अम्ल मार्जक की तरह कार्य करता है और इसे क्या कहा जाता है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। देन यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 243 नंबर का क्वेश्चन निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य है। तो इन चार ऑप्शन में से आपका स्टार्च
स्टार्च का विलेन जो है एक हाइड्रोसोल है, ये कथन आपका सत्य हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे आगे लिखा हुआ है 244 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लुईस अम्ल नहीं है। तो इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कौन सा आपका लुईस अम्ल नहीं है। तो AlCl3.6H2 जो है आपका लुईस अम्ल की श्रेणी में नहीं आता है। देन यहाँ पे 245 नंबर का क्वेश्चन है कि मेथेनॉल का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से NaOH के साथ अब क्रिया करेगा। तो कौन जो है OH के साथ क्रिया करेगा, तो CH3 का होल 4 N+ और I- हो जाएगा, वो आपका इसके साथ क्रिया करेगा। देन यहाँ पे 246 नंबर का क्वेश्चन है कि एक दुर्बल अम्ल का 0.1 जलीय विलयन 2% आयनित होता है। तो जल का आयनिक गुणनफल के 1.1 × 10⁻⁻14 है। तो OH नेगेटिव की सांद्रता हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, तो 5 यानी 5 × 10⁻12 मोल हो जाएगी। उसके बाद 247 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि H2O2 के वैद्युत अपघटनी विधि द्वारा निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है। तो कैथोड पर हाइड्रोजन उत्पन्न होती है, ये कथन आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे आपका 248 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जल में विलेय है परंतु विलयन में कोई ऑक्सीजन अम्ल जो है वो नहीं बनाता है। तो हो जाएगा OF2, कौन सा हो जाएगा, OF2। देन आगे बढ़ते हैं, आपका 249 नंबर का क्वेश्चन है कि इस्पात को रक्तताप से निम्न ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने का प्रक्रम क्या कहलाता है। तो एनीलीकरण क्या कहलाता है, एनीलीकरण आपका कहलाता है। उसके बाद 250 नंबर का क्वेश्चन है आपका ये 250 नंबर का आपका क्वेश्चन होने वाला है। आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 38 वाला तत्व उपस्थित होगा, किसमें आपका उपस्थित हो जाएगा वो, तो आवर्त सेकेंड E तथा 5वीं आवर्त में आपका वो उपस्थित हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 251 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपका। 251 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 0.5 NH2CSO4 के 100 सेंटीमीटर क्यूब को डेसी नॉर्मल सांद्रता वाला विलयन बनाने के लिए कितना जल डालना होगा। तो आपका होगा वो 400 सेंटीमीटर क्यूब जल डालना होगा। देन आपका यहाँ पे 252 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है HCl से H विस्थापित नहीं करता। तो आपका कॉपर जो है वो HCl से H विस्थापित नहीं कर सकता। देन आपको 253 नंबर का क्वेश्चन है कि Ga की त्रिज्या Al से कम होती है, कितना हो जाएगा, अधिकतम परीक्षण प्रभाव। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 254 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर निम्नलिखित गुणों में से कौन सा गुण जो है नियमित रूप से बढ़ता है। तो ऋण विद्युता जो है वो आपकी बढ़ती है। तो यहाँ पे हम आज कवर करेंगे 254 नंबर का क्वेश्चन, 254 तक कवर करेंगे, यानी 254 मैंने करा दिया इस पूरी मैराथन में। और इसका जो वीडियो PDF का लिंक है मैं अपने टेलीग्राम चैनल वंदे भारत 2.0 पे अपलोड करा दूंगा। तो वहाँ पर विजिट करना है आपको, चैनल को विजिट कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, आपको PDF मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड पेपर की तैयारी अच्छे से कीजिए, जम के कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद, वंदे मातरम। देन आपका 255 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशतता उच्चतम होती है। तो एंथ्रेसाइट जो है, एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है उसमें कार्बन की प्रतिशतता आपकी सबसे उच्चतम होती है, हाईएस्ट होती है। उसके बाद 256 नंबर का क्वेश्चन है कि सल्फापिरिडीन औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो सल्फापिरिडीन औषधि का प्रयोग जो है किसमें किया जाता है, तो घाव को धोने में किया जाता है सल्फापिरिडीन का उपयोग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 257 नंबर का क्वेश्चन है कि डिटर्जेंट में सोडियम के सल्फेट एवं सिलिकेट को मिलाया जाता है। तो क्यों मिलाया जाता है, तो डिटर्जेंट की क्षारकता बनाए रखने के लिए आपका डिटर्जेंट में सोडियम के सल्फेट एवं सिलिकेट को मिलाया जाता है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं, 258 नंबर का क्वेश्चन है कि एक महिला के द्वारा बना केक कठोर एवं छोटे आकार का बनता है, महिला ने कौन सा संगठक केक में नहीं डाला। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो केक में नहीं डाला है, तो आपका केक जो है वो थोड़ा सा सॉलिड बन जाएगा, थोड़ा सा सॉफ्ट बन जाएगा। NaHCO3 का जो केमिकल नेम हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। उसके बाद 259 नंबर का क्वेश्चन है कि साबुन बनाने में ग्लिसरीन या जैतून का तेल डाला जाता है ताकि साबुन अधिक समय तक चिकना और मुलायम रह सके, सॉफ्ट और आपका चिकना वो स्मूथनेस उसमें रहे, इसीलिए मिलाया जाता है। उसके बाद 200 यहाँ पे 259 हो गया, यहाँ पे 260 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि लोहे को जंग से बचाने के लिए निम्न में से किस पेंट का प्रयोग किया जाता है। तो Pb3O4 का उपयोग करते हैं लोहे को जंग से बचाने के लिए कौन सा, Pb3O4। उसके बाद आपका आते हैं
आपका 61 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बहुलक नहीं है। तो हमें इसमें से बताना है कौन सा जो है कृत्रिम बहुलक नहीं है। तो सेलोफोन जो हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से आपका वो कृत्रिम बहुलक नहीं होगा। देन आगे बढ़ते हैं 262 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि हेमेटाइट से लोहे के निर्माण में चूने का पत्थर कार्य करता है। यानी हेमेटाइट से लोहे के निर्माण में चूने का पत्थर कार्य करता है। तो कैसे कार्य करता है? तो गालक के रूप में आपका कार्य करता है, गालक का कार्य करता है। उसके बाद आगे 263 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ताप सुनम में प्लास्टिक है। तो इनमें से बताना है कौन सा जो है ताप सुनम में प्लास्टिक के अंतर्गत आएगा। तो हो जाएगा पॉलीस्टाइरिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो पॉलीस्टाइरिन हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं 264 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा। तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक अगर 24 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका हो जाएगा 2, 8, 13 और एक पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 265 नंबर का क्वेश्चन है कठोर जल से कपड़े अच्छे तरीके से साफ नहीं हो पाते हैं क्योंकि, यानी कठोर जल से आपके कपड़े जो है अच्छे तरीके से नहीं साफ हो पाते हैं। ऐसा कारण क्यों है? तो हो जाएगा साबुन धूल के कणों पर जुड़ने के बजाय लवण के साथ अभिक्रिया करके स्कम का निर्माण कर देते हैं, इसी वजह से आपका कठोर जल से कपड़े अच्छे तरीके से साफ नहीं हो पाते हैं। देन आगे बढ़ते हैं 266 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक तत्व एम का परमाणु क्रमांक 26 है। ये आपका दोबारा रिपीट हुआ, अभी जस्ट मैंने पहले कराया कुछ देर पहले, यहाँ से सारे क्वेश्चन मैंने कराया नहीं, अभी शायद ये नहीं हुआ अभी। हाँ, Mn2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चलो कोई बात नहीं, अगर रिपीट हो गया होगा तो कोई बात नहीं। मैं 200-300 के अगर मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, अगर रिपीटेड है तो आप मान लेना, कम करवा लेना, पेपर आपका है। और जितना क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतना तो मेरे हिसाब से बेसिक सा कि आप जैसे कंटेंट ढूंढना पड़ता है ना, तो आपको करना पड़ता है। फिर क्वेश्चंस कहाँ से लाओ बनाते रहो क्वेश्चन मिलेगा भी, और पेपर इन्हीं के आसपास इर्द गिर्द घूमता रहेगा। अभी तक मैंने कितने क्वेश्चन करा दिए, यानी ये सारे 700-800 के आसपास क्वेश्चन करवा दिए मैं। सारी मैराथन को अगर मिला लेंगे हम तो 700-800 के आसपास आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपका 267 नंबर का क्वेश्चन है कि Mn2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा। तो हो जाएगा ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा AR3D54S0 जो हो जाएगा वो Mn2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। देन यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसका 268 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि एक क्षारीय बफर विलयन निम्न के विलयनों को मिलाने पर बनता है। तो किसको मिलाने पर बनता है? तो NH4OH और प्लस NH4Cl को जब मिला लेते हैं तो आपका एक क्षारीय बफर विलयन बनाया जाता है। देन आगे बढ़ते हैं कौन से नंबर पे? 69 नंबर के क्वेश्चन पे। तो रक्त में रक्त कोशिकाएं नहीं सिकुड़ती क्योंकि, यानी रक्त में जो है रक्त कोशिकाएं नहीं सिकुड़ती हैं क्योंकि आपकी वो क्या होती हैं? समपरासारी होती हैं। क्या हो जाती हैं? वो समपरासारी होती हैं, इसलिए वो आपस में सिकुड़ती नहीं है। देन आगे 270 नंबर का क्वेश्चन है कि वर्ग में नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो वर्ग में जैसे जैसे नीचे जाएंगे हम वैसे वैसे आपका परमाणु का जो आकार है वो इलेक्ट्रॉनों यानी आकार बढ़ता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। देन यहाँ पे आपका कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 271 नंबर का क्वेश्चन है। जब आवर्त सारणी में हम किसी वर्ग में नीचे की ओर जाते हैं तो आयतन विभव या आयनन विभव में कमी का कारण क्या हो जाएगा? तो परमाणुवीय आकार का बढ़ना जो हो जाएगा वो आयनन विभव में कमी के बराबर हो जाएगा। दिन 272 नंबर का क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 38 वाला तत्व उपस्थित होगा। किसमें उपस्थित होगा आपका? वो सेकेंड या समूह तथा 5वें आवर्त में। उसके बाद आपका यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आपके रिपीट हो चुके हैं, रिपीट हो चुका है। आगे पढ़ते हैं यहाँ पे NaCN हो जाएगा, NaCN, सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, रिपीट हो चुके हैं। तो कहाँ तक ये हमने पढ़ा? चलो हमने यहाँ पर पढ़ लिया। 273 नंबर क्वेश्चन है कि अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग में लाई जा सकती है। तो वो आपका उबाल कर हम क्या करते हैं? अस्थायी कठोरता को हटा सकते हैं। देन यहाँ पे सफ़ेद लेड क्या हो जाएगा? सफ़ेद लेड हो जाएगा 2PbCO3.PbOH का होल ट्वाइस हो जाएगा आपका। 275 नंबर का क्वेश्चन फफोलेदार कॉपर क्या हो जाएगा? तो फफोलेदार कॉपर हो जाएगा। एक क्वेश्चन अशुद्धि युक्त कॉपर जो फफोलेदार कॉपर हो जाएगा। अर्जेंटाइट एस को घोलने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? NaCN का उपयोग किया जाता है। उसके बाद एक गैस मूलों का रंग अपचयन द्वारा तथा दूसरी गैस ऑक्सीकरण द्वारा उड़ा देती है। गैसें क्रमशः कौन सी हो जाएंगी? तो SO2 प्लस का Cl2 आपकी गैसें हो जाएंगी। उसके बाद 278 नंबर का क्वेश्चन है कि बिटुमिन कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा आपकी कितनी हो जाएगी? तो बिटुमिन कोयले में आपके कार्बन की प्रतिशत मात्रा आपकी 80 हो जाएगी। कितनी? 80 हो जाएगी। देन आपका यहाँ पे 279 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ईंधनों में से किसका कैलोरी मान सर्वाधिक होगा? तो आपका हो जाएगा हाइड्रोजन गैस का सर्वाधिक मान हो जाएगा कैलोरी। उसका 280 नंबर का क्वेश्चन है जब सोडियम एसीटेट सोडा लाइम के साथ अब क्रिया करता है तो क्या बनता है? वो मीथेन गैस बनती है। उसके बाद आगे
81 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। ब्लू ब्लैक स्याही बनाने में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग करते हैं ब्लू ब्लैक स्याही बनाने में। उसके बाद 282 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो बेकेलाइट जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण हो जाएगा। फिर 283 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है शैम्पू बनाने में किया जाता है? तो हमें बताना किसका उपयोग जो है शैम्पू बनाने में किया जाता है। तो C17H33 COOK का उपयोग आपका शैम्पू बनाने में किया जाता है। इसका देखो फिर आपका यहाँ पे संरचनात्मक जो सूत्र है इसका, ये क्या प्रस्तुत करता है? तो ये दो समावयवी आपका यौगिक प्रयोग करता है। उसके आगे बढ़ते हैं। आगे आपका दिया हुआ है, इसका IUPAC नाम बताना है। 285 नंबर के क्वेश्चन का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? यानी इसका हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन आपका 286 नंबर का क्वेश्चन है पॉलीथीन का एक लग क्या हो जाएगा? तो पॉलीथीन का जो एक लग होगा वो हो जाएगा एथिलीन। क्या हो जाएगा? एथिलीन। देन आपका 287 नंबर का क्वेश्चन है अभिक्रिया डॉट डॉट क्या होगी? अभिक्रिया आपके साबाते सेंडरसन अभिक्रिया यहाँ पे कहलाएगी। उसका 288 नंबर का क्वेश्चन है ईंधन का अपस्फोट रोधी गुण बढ़ाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? तो लेड टेट्रा एथिल ब्रोमाइड को मिला दिया जाता है। देन आपका यहाँ पे 289 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा 289 का अल्कोहली पेय पदार्थ में प्रयुक्त होने वाला यौगिक आपका कौन सा हो जाएगा? एथेनॉल। कौन सा हो जाएगा? एथेनॉल आपका यौगिक हो जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पे 290 नंबर का क्वेश्चन है 5वीं ऊर्जा स्तर में कक्षकों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 25 कितने के बराबर होती है? तो 25 आपके कक्षकों की कुल संख्या होती है। उसके बाद आपका 291 नंबर का क्वेश्चन है आयोडीन टिंचर क्या हो जाएगा? तो आयोडीन जो टिंचर होता है वो अल्कोहल एवं जल में आयोडीन का 2 से 3% घोल होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे 292 नंबर का क्वेश्चन कि मक्खन में परिक्षेपण प्रावस्था अथवा तथा परिक्षेपण माध्यम क्रमशः कौन कौन से होंगे? तो द्रव तथा ठोस आपके परिक्षेपण प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम आपके हो जाएंगे। उसके बाद 73 नंबर का 293 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि H2O2 एवं O3 के बीच होने वाली अभिक्रिया में ऑक्सीकारक को पहचाने जहाँ उत्पाद के रूप में जल एवं ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो हो जाएगा O3। क्या हो जाएगा? O3। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 294 नंबर का क्वेश्चन निम्न में से त्रिबंध वाला यौगिक आपका कौन सा हो जाएगा? तो निम्न में से त्रिबंध वाला यौगिक कौन सा हो जाएगा आपका? तो C3H4 आपका हो जाएगा त्रिबंध वाला। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 295 नंबर का क्वेश्चन है कि PCl5 का अस्तित्व है किंतु NCl5 का नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन में रिक्त डी कक्षक नहीं होते हैं, इसी वजह से आपका वो NCl5 का अस्तित्व नहीं है। तो नाइट्रोजन में डी कक्षक उपस्थित नहीं होते हैं। देन आपका यहाँ पे 296 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस यौगिक में रेखांकित सॉल्व्ड पेपर तथा कार्बन बंध निर्माण के लिए केवल sp3 संकरित कार्बोरेटरों का प्रयोग करता है? तो हो जाएगा CH3CH2OH आपका प्रयोग करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन 297 नंबर का क्वेश्चन है H2O में H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H बंध कोण 109 डिग्री 28 सेकंड के बजाय 104.5 डिग्री होता है, जिस कारण से क्या हो जाएगा? एकाकी युग्म प्रतिकर्षण आपका हो जाएगा। देन 298 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि F2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या अवस्था कितनी हो जाएगी? F2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था आपकी हो जाएगी +2 हो जाएगी। उसके बाद 299 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसमें अधिकतम परमाणु त्रिज्या हो जाएगी? तो किसमें हो जाएगी अधिकतम परमाणु त्रिज्या? तो आपकी पोटेशियम में सबसे अधिकतम परमाणु त्रिज्या हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपका 300 नंबर का क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुका है, यानी 300 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा? कौन सी अभिक्रिया घटित नहीं हो सकती? तो कौन सी अभिक्रिया है जो घटित ही नहीं हो सकती? तो कौन सी हो जाएगी आपकी? तो इनमें से कोई भी आपकी अभिक्रिया होगी जो घटित नहीं होगी। तो यहाँ पे हम कवर कर चुके हैं कितने आपके 300 क्वेश्चंस। अब ये 300 क्वेश्चंस मायने रखते हैं। क्या रखते हैं? मायने रखते हैं। यानी 300 क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री के 300 अभी कराया, 200 कल की वीडियो में कराया, 100 अभी जस्ट पहले की वीडियो में कराया था मैंने, 100 या 120 के आसपास के क्वेश्चन कराया था, 180 थे, ऐसा कुछ थे आपके, ऐसे ही कुछ आपके क्वेश्चन थे। तो 300 2 500 600 क्वेश्चन ऐसे ही हो गए। और फिजिक्स का भी 200 कराया। फिर इससे पहले फिजिक्स 2 मैराथन ले चुका हूँ मैं, तो उसमें भी 120 क्वेश्चन, इसमें 200 क्वेश्चन, 320 ये, 600 ये, यानी 920 के आसपास आपके क्वेश्चन अभी मैं करवा चुका हूँ। 1000 के आसपास आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। अब केमिस्ट्री में इसके बाहर तो आने से रहा, आएगा भी तो कहाँ से आ जाएगा? नहीं, सारे चैप्टर कवर कर लिए हमने। चलो चैप्टर हमने नहीं पढ़ा लेकिन सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। और आगे भी था, इसके आगे भी है, ये देखो अभी आगे काफ़ी सारे क्वेश्चन से भरे पड़े हैं। ये देखो पूरा अभी आपका बहुत आगे तक ये भरा पड़ा हुआ है। तो हम अभी यहाँ पे रुक जाते हैं, यहाँ तक ख़त्म हो गया बस।
अभी आपका क्या हो जाएगा, यानी यहाँ तो ये ख़त्म हो गया। देन आप इसे पढ़ लेना। कहाँ चला गया, तो 180 नंबर का क्वेश्चन यहीं पर रुक जाएंगे। ये रहा आपका, यही था ना। उसके बाद चलिए उसको भी कवर कर लेते हैं। 20 क्वेश्चंस और बचे हैं आपके, क्या उसे छोड़ना। चलो आइए हम आगे फिर इसे कवर कर सकते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। चल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे आपका फिर यानी 301 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, यानी 320 इसमें हो जाएंगे। 301 नंबर का क्वेश्चन है कि एल्किल आइसोसाइनाइड में सिग्मा तथा पाई बंद होते हैं। कितने होते हैं, तो 9 सिग्मा तथा 3 पाई बंद होते हैं आपके एल्किल आइसोसाइनाइड में। उसके बाद आपका 302 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा अम्ल मार्जक की तरह कार्य करता है। तो कौन जो है अम्ल मार्जक की तरह कार्य करता है, तो H2SO4 जो है वो अम्ल मार्जक की तरह कार्य करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन आपका 303 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य है। तो इनमें बताना है कौन सा कथन आपका सत्य हो जाएगा। तो स्टार्च का विलयन एक हाइड्रोसोल है, ये कथन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी स्टार्च का विलयन एक हाइड्रोसोल हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 304 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लुईस अम्ल नहीं है। तो बताना है इनमें से कौन सा जो है लुईस अम्ल नहीं है। तो AlCl3.6H2O जो हो जाएगा वो लुईस अम्ल की श्रेणी में नहीं आता है। देन यहाँ पे 305 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि मेथेनॉल का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन NaOH के साथ अब क्रिया करेगा। तो आपका CH3 का होल 4N+I यानी ब्रोमाइड हो जाएगा, I आपका अलग हो जाएगा। एक दुर्बल अम्ल का 0.1 जलीय विलयन 2% आयनित होता है। जल का आयनिक गुणनफल 1 × 10⁻⁻14 है। OH माइनस की सांद्रता आपकी कितनी हो जाएगी, तो 5 × 10⁻12 हो जाएगी, 5 × 10⁻12। दिन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 307 नंबर का क्वेश्चन है कि H2O2 के विद्युत अपघटनी विधि द्वारा निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य हो जाएगा। तो कैथोड पर हाइड्रोजन उत्पन्न होते ही आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। देन यहाँ पे 308 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा यौगिक जल में विलेय है परंतु विलयन में कोई ऑक्सी अम्ल नहीं बनाता है। कौन सा हो जाएगा आपका OF2 जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 309 नंबर का क्वेश्चन है, इस्पात को रक्त तप्त ताप से निम्न ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने का प्रक्रम क्या कहलाता है। एनिलीकरण कहलाता है। क्या हो जाएगा वो एनिलीकरण आपका कहलाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका 310 नंबर का क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 38 वाला तत्व उपस्थित होगा। तो किसमें उपस्थित होगा, सेकंड ए के समूह तथा 5 आवर्त में आपका वो उपस्थित हो जाएगा। देन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। 311 नंबर का क्वेश्चन है कि 0.5 NH2SO4 के 100 सेंटीमीटर क्यूब को डेसी नॉर्मल सांद्रता वाला विलयन बनाने के लिए कितना जल डालना होगा। आपको कितना जल डालना होगा, तो 400 सेंटीमीटर क्यूब जल डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे 312 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन HCl से H विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो वो हो जाएगा कॉपर जो है वो, Cu जो है वो हाइड्रोजन HCl से H विस्थापित नहीं कर पाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पे 313 नंबर का क्वेश्चन है कि Ga की त्रिज्या यानी गैडमियम की जो होती है त्रिज्या एल्यूमिनियम से कम होती है, क्योंकि जो होता है अधिकतम परिरक्षण प्रभाव के कारण आपकी गैडमियम की जो त्रिज्या होती है वो एल्यूमिनियम से कम होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 314 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर निम्नलिखित गुणों में से कौन सा गुण नियमित रूप से बढ़ता है। तो आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर निम्नलिखित गुणों में से कौन सा गुण नियमित रूप से बढ़ता है। तो विदृढ़ विद्युतता जो हो जाएगी वो नियमित रूप से बढ़ती जाएगी। ये क्वेश्चन अभी रिपीट हो चुके हैं, ये अभी जस्ट पहले मैंने करा दिए इसके पहले। चलो कोई बात नहीं, हम पढ़ते चले जा रहे हैं, जो होगा कोई बात नहीं। ये देखो फिर से आपका ये रिपीट हो चुका, अभी मैं जस्ट इसके पीछे ही करवाया हूँ ये वाला। चलो फिर से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे 80 नंबर पर 3-4 क्वेश्चन और होंगे। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशतता उच्चतम होती है। यानी आपका ये प्रैक्टिस सेट में रिपीट हो रहे हैं, नहीं ये ऐसा थोड़ी ना मैं रिपीट करके एक के बाद एक लगा दिया गलती से। वो आपका प्रैक्टिस सेट जो है, यानी पहले प्रैक्टिस सेट करवाई, उसके बाद मैंने जब छठी प्रैक्टिस सेट करवाई उसमें क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यानी पेपर में भी अगर मैं क्या कहता हूँ, अभी तक क्वेश्चन अगर रिपीट हुआ तो आपको क्या मानना है, क्वेश्चन सर रिपीट होते हैं यानी कि वो इम्पोर्टेंट है। इसीलिए प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, फिर इस बार के आपके जो प्रीवियस ईयर बनाया उन्होंने वो क्वेश्चन डाल दिया। उन्हें वो इम्पोर्टेंट लगा कि हाँ ये पूछा जा सकता है, और पूछा गया किसी न किसी आपके सन के एग्ज़ाम में या किसी न किसी ईयर के एग्ज़ाम में वो पूछा जा चुका है। आप प्रीवियस आपका पेपर उठाओगे तो ये क्वेश्चन आपके रिपीट मिलेंगे। तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन दोबारा हम वही कराते चले जा रहे हैं, वही पढ़ते चले जा रहे हैं। आपको कंफर्म तो हो रहा है, याद तो हो जा रहा है, वो कंफर्म तो हो जा रहा है, नहीं वो क्वेश्चन आएगा तो आप तो नहीं भूलोगे, वो तो कंफर्म हो रहा है ना। तो यहाँ पे ये सही हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 316 नंबर का क्वेश्चन, सल्फापिरिडिन औषधि का निर्माण किया जाता है किसको, घाव धोने में हम इसका उपयोग
करते हैं। दिन आगे बढ़ते हैं। 317 नंबर का क्वेश्चन है कि डिटर्जेंट में सोडियम सल्फेट की एवं सिलिकेट को मिलाया जाता है क्योंकि डिटर्जेंट की क्षारकता बनाए रखने के लिए हम इसको मिला देते हैं। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे 318 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि एक महिला के द्वारा बना केक कठोर एवं छोटे आकार का बनता है, महिला ने कौन सा संगठक केक में नहीं डाला? तो NaHCO3 आपका केक में नहीं डाला है। उसके बाद आपका 319 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा साबुन बनाने में ग्लिसरीन या जैतून का तेल डाला जाता है ताकि कि साबुन अधिक समय तक चिकना और मुलायम रह सके। उसके बाद यहाँ पे लोहे को जंग से बचाने के लिए निम्न में से किस पेंट का उपयोग किया जाता है? तो PB3O4 का उपयोग किया जाता है। देन आगे आपका यहाँ पे समाप्त हो चुका है। देन यहाँ पे कौन सा था? 320 नंबर कह सकते हो आप। 320 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसमें मान लो 20 हटा दो जो रिपीट हुए हैं अभी, और फिर रिपीट हुए हैं या पीछे भी रिपीट हो जा चुके हैं, तो वहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यानी 320 क्वेश्चन हमने कर लिए। और अभी तक आपने अगर कोई भी मैराथन जैसे अभी तक आप हो और मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, तो आप भी हेल्प इतनी कर दीजिए कि बस ये क्लासेस शेयर कर दीजिए कि जिन बच्चों के पास, क्योंकि मैं भी जैसे अदर क्लासेस चेक करता हूँ कि कैसे वहाँ पे पढ़ाई हो रही है, क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, क्योंकि कंटेंट ढूंढना पड़ता है, फिर PDF बनाओ उसकी, ऐसे वैसे करना पड़ता है। तो वहाँ पे बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि केमिस्ट्री कराओ, केमिस्ट्री की मैराथन लगाओ। तो अब वहाँ पे तो मैं उनको प्रोवाइड करा नहीं सकता। आप लोगों के थ्रू उनको पता लगेगा कि हाँ कहीं पे मैराथन चल रही है। तो बस आप लोगों को सपोर्ट इतना ही करना है, आप बस क्लासेस को शेयर कर दीजिए। पेपर तक बच्चे पढ़ेंगे, उसके बाद किसको कौन ज़रूरत रहेगी? फिर मैं भी थोड़े ना मैराथन लगवाऊंगा पागल था कि चलो मैराथन लगवा दूँ BSF का। अब तो पेपर हो चुका है तो क्या मतलब रह जाएगा? फिर अगले जब पेपर होगा फिर वो देखी जाएगी, तो अगले टाइम वो तो देखी जाएगी, वो तो पड़ी रहेगी आपके यूट्यूब में। लेकिन आपका अभी जो है नहीं 2-3 दिन के लिए ज़रूरत है, तो उनको भी आप प्रोवाइड करा दीजिए, उनका भी भला हो जाए, मेरा भी भला हो जाए। और कैसी लगी आपको वीडियो? आप प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कैसी लगी आपको वीडियो फुल्ली। यानी अभी तक आप मुझसे पहले से जुड़े हों तो वो भी बता देना कि हाँ सर, मैं अभी आप जब से पढ़ा रहे हो तब से मैंने, यानी जब से आपको पहचाना है, जब से आपको जाना है, जब से चैनल आपका सब्सक्राइब किया है, जाना है, तब से मैं पढ़ रहा हूँ। आपका जो कंटेंट आप बनाते हो कैसा भी हो फीडबैक दे दो, बस अच्छा हो बुरा हो, आप कमेंट में कुछ भी कह सकते हैं, मैं तैयार हूँ, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। आप सही लिखना है या बुरा लिखना है, कुछ भी आपको कुछ भी कहना हो आप अपना व्यक्त कर सकते हैं। यानी फीडबैक देना ज़रूरी है भाई कि अच्छा मैं पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ाऊँगा तो और इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, और अगर बुरा भी पढ़ा रहा हूँ तो भी थोड़ी सी गलती सुधर जाएगी मेरी, आगे थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। सो वीडियो को शेयर कीजिए एंड मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। जैसे इसके बाद पेपर BSF RO और RM का ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपका BSF HC यानी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पेपर लगने वाला है। वो 27 नवंबर को लगे या उसके बाद लगे वो बाद में कंफर्म किया जाएगा, लेकिन उसकी तैयारी भी मैं प्रिपरेशन चालू कर दूंगा, तो आप उसके लिए डोंट वरी, परेशान मत होइएगा। सो वीडियो को आप बस थोड़ी सी हेल्प कर देना एंड जय हिंद, वंदे मातरम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।